पारुल गुलाटी है निशहर की। I think she is the best D2C marketer I've ever seen. पारुल ने at least 500 different videos बनाए। तो she said, अर्जुन अभी 15 मिनट है, मैं सोच रही एक वीडियो बना लेंगे। She edited the video on her phone and we reached Bombay, 1 million views आ गए। को-फाउंडर चुनते हुए किन चीजों का ध्यान रखें? So I think co-founder is the biggest choice that anyone make. When you make that choice, it's very very crucial that you pick someone you know well. Tough time भी आ जाएंगे तो how does that person behave? डिकैथलॉन का एक एवरेज टिकट प्राइस क्या होगा? डिकैथलॉन ने अभी 5,000 करोड़ का बिजनेस बनाया इंडिया में। D2C में इतनी कैटेगरीज की बात की, आपने फूड की बात नहीं करी, जबकि आप खुद GoZero में इन्वेस्टेड हैं। इंडिया में 50% ऑफ जीडीपी इज स्पेंट ऑन फूड, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हमने एक सेगमेंट पकड़ लिया, सेगमेंट में हमने सप्लायर पकड़ लिया, हमने ब्रांडिंग क्रिएट कर ली, थोड़ी बहुत मार्केटिंग हो गई, अब पीसा चाहिए सर। तो इट्स इंक्रीमेंटल बिजनेस। ऐसे आप 5-10 लाख से स्टार्ट करके आप ग्रो भी कर सकते हो। मेरे बिजनेस में 25-30 करोड़ के रेवेन्यू बिजनेस में क्या होता है, 30 से 100 में क्या होता है, 100 प्लस में क्या होता है? हर कंपनी की जर्नी में कंपनी अलग अलग स्टेज पे पहुंचते हैं, और अलग अलग स्टेजेस पे जब वो पहुंचते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी बिहेवियर, उनकी अर्जुन जी को अब नया बिजनेस क्रिएट करना है। लेट्स स्टार्ट एंड क्रिएट अ बिजनेस लाइव ऑन कैमरा। लेट्स डू इट। भारत के अगले सेट ऑफ रईस लोग जो निकलेंगे वो एंटरप्रेन्योर्स जो D2C ब्रांड्स बनाएंगे। मिनिमलिस्ट ने ब्रांड बनाया, 3,000 करोड़ में अपनी कंपनी बेच दी। मामा अर्थ मार्केट में लिस्ट हो गई। लेंसकार्ट भी मार्केट में $8 बिलियन वैल्यूएशन के साथ लिस्ट हो गई। द मॉम्स को जैसी छोटी छोटी कंपनीज भी 500 करोड़ रुपए में अक्वायर की गई। यानी कि ये जो ब्रांड्स हैं यही भारत की अगली कहानी लिखेंगे। और ऐसे ही एक सक्सेसफुल D2C फाउंडर रहे हैं डॉक्टर अर्जुन वैद्य। जी हां, डॉक्टर वैद्य के नाम से बहुत फेमस रहे। आयुर्वेदिक स्टार्टअप था, उसको एग्जिट किया और आज 150 से ज्यादा स्टार्टअप्स में इन्वेस्टर है। आपने इनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई मंच पे बात करते हुए सुना होगा। तो आज मैं इनको पकड़ के लाया हूं अपने पॉडकास्ट में, और मैंने उनसे सवाल नहीं पूछे, मैंने एक ही चीज पूछी, क्या ये डॉक्टर अर्जुन एक बिजनेस क्रिएट करते हैं? तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने लाइव बिजनेस क्रिएट किया है कि किस तरीके से आप कौन सी कैटेगरी में D2C ब्रांड ओपन कर सकते हैं, कौन से वो कैटेगरीज हैं जहां बिजनेसेस ट्रेंड कर रहे हैं। अगर आपने कैटेगरी फाइनल कर ली तो सप्लायर कैसे ढूंढते हैं, ब्रांडिंग कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग कैसे की जाती है ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कम रहे, बिजनेस को स्केल कैसे किया जाता है, को फाउंडर को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, मार्केटिंग कैसे की जाती है, और एंड में एग्जिट कैसे लिया जाता है ताकि आप भी सक्सेसफुली पैसे अपने जेब में ला सके। हमने और भी बहुत सारी चर्चा की कि डॉक्टर वैद्य के बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स कौन से हैं, वर्स्ट इन्वेस्टमेंट्स कौन से हैं, कौन से वो इन्वेस्टर्स हैं जिनको वो बहुत पसंद करते हैं, कौन से वो फाउंडर्स हैं जिनको वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आज का जो पॉडकास्ट है वो एक मास्टर क्लास है कि किस तरीके से आप भी D2C फाउंडर बन सकते हैं। और ये सब के लिए आपको 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, सिर्फ 5 से 10 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए। और हां, एपिसोड के एंड में एक बहुत बड़ा बोनस है आपके लिए। आप डायरेक्टली अर्जुन जी से मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं वो एपिसोड के एंड में पता चलेगा, इसलिए पेपर पेन लेके एपिसोड के एंड तक जरूर बैठिएगा, पूरे नोट्स बनाइएगा। हो सकता है इस एपिसोड को देखने के बाद आप भी एक सक्सेसफुल D2C फाउंडर बन जाए। और हां, आगे जाने से पहले अभी तक सिर्फ 25% लोगों ने ही हमें सब्सक्राइब किया है। ऐसे गेस्ट लेके आ सकूं, इतना अच्छा नॉलेज दे सकूं, इसीलिए आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी भी दबा दीजिए, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और हम अच्छे गेस्ट्स को भी लेके आ सके। चलिए मिलते हैं एक सक्सेसफुल D2C फाउंडर डॉक्टर अर्जुन वैद्य से। अर्जुन भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डाउन हियर। आई एम सो एक्साइटेड संजय भाई, ये बहुत कोऑर्डिनेशन लगा बट फाइनली हम कर रहे हैं। आई एम एक्साइटेड। आई स्टे इन दिल्ली, यू स्टे इन मुंबई, तो वैसे भी वो विंडो तभी हो पाती है जब मैं बॉम्बे आता हूँ। तो दिल्ली आप आते हैं तो आपके और भी काम होते हैं। सो आई ट्राई टू कैच यू हियर वेयर यू कैन बी एट काम। सो अर्जुन भाई, आज everybody knows you. I think you don't need any introduction. You have very successfully built a business. आपके क्या कहते हैं, lineage है business का, and आपने उसको एक अच्छा exit लिया. After that, you have invested in 150 plus startups, and ये एक बहुत बड़ा आपके अंदर reservoir है knowledge का। तो आज उस reservoir को use करेंगे और उसको use करके actionable business create करेंगे। Absolutely. ठीक है, तो we will start with this, that अर्जुन जी को अब नया business create करना है। With all his knowledge of his own personal business and his investments till date, let's start and create a business live on camera. Let's do it. Let's do it. Okay, तो उससे पहला क्वेश्चन ये होगा, कैटेगरी कौन सी चूज करेंगे प्रोडक्ट में? तो अगर मैं आज बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं जी, तो मेरे मन में 3 कैटेगरीज आते हैं। पहले ना, हमारे देश में व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, ऐसा था कि
जो स्पोर्ट्स और हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं लोग, हम्म। वो अमीर लोग होते हैं. एंड सो दैट ट्रेंड ऑफ स्पोर्ट्स एंड हेल्थ वाज कंसिडर्ड अ वेरी स्मॉल मार्केट. पैसा है तो आप स्पोर्ट खेलते हो, पैसा है तो आप हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते हो, पैसा है तो आप प्रोटीन लेते हो. Right. बट सडनली ओवर द लास्ट 5 years इट सीम्स लाइक हर जगह जब मैं जाता हूँ तो लोगों को पिकल बॉल के बारे में बात करना है, नहीं तो डाइट के बारे में बात करना है, नहीं तो फिटनेस के बारे में बात करना है. द फर्स्ट थिंग यू सेड टू मी व्हेन यू मेट मी, सर आप दिल्ली से जब आप मिले तो आप लीन हो गए, क्या कर रहे हो, राइट? एंड वी वुड डिस्कस के मैं ये नहीं खा रहा हूँ, मैं शुगर नहीं ले रहा हूँ, अभी मैंने फ्राइड फूड स्टॉप किया है, कि मैंने मैदा स्टॉप किया है. अभी मेन स्ट्रीम कॉन्वर्सेशन. तो वन कैटेगरी दैट आई रियली लाइक, डिकैथलॉन ने अभी 5,000 करोड़ का बिजनेस बनाया इंडिया में. वाओ. What does that say about India? It says कि 5,000 crore worth of merchandise is being sold to people who are buying their first cricket bat, first squash racket, first trekking hiking bag, पहली bicycle, पहली running shoes, and ये ट्रेंड हमें दिखाता है कि लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं. They're starting to run, they're starting to play, they're starting to do all of these things. अच्छा अर्जुन भाई, एक इसमें और इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि 5,000 करोड़ में एवरेज टिकट प्राइस क्या होगा कोई प्रोडक्ट का आपके हिसाब से? डिकैथलॉन का एक एवरेज टिकट प्राइस क्या होगा? डिकैथलॉन का प्राइस इतना हाई नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी 1,000-2,000 रुपए की प्राइस पॉइंट होगी. तो अगर हम 1,000 रुपए भी पकड़ते हैं और 5,000 करोड़ को 1,000 से डिवाइड करते हैं तो 5 करोड़ कस्टमर्स, राइट? तो 5 करोड़ यूनिट्स बेचे उन्होंने इंडिया. 5 करोड़ यूनिट्स बेचे, कितने भी. हाँ. एंड आई थिंक लोग फैमिली के लिए जाते हैं शॉपिंग के लिए, जो वो डिकैथलॉन का बिहेवियर कि बड़ा दुकान है, शहर के बाहर है, तो मे बी टिकट साइज और बिल साइज मस्ट बी 10,000 रुपीज, बट 5 करोड़ यूनिट्स ऑफ वेरियस डिफरेंट थिंग्स, राइट? फ्रॉम तो मतलब 1.5 से 2 करोड़ यूजर तो हो ही गए हैं, राइट? और इंडिया में अभी 140 करोड़, यानी स्पेस बहुत बड़ा है. 1 करोड़ तो यूजर्स हो गए, राइट? नाउ ये जो डिकैथलॉन के यूजर्स है वो 1 करोड़ लोग ने स्टार्ट किया है, बट उसमें से 10-20% जनता ग्रेजुएट करेगी. उनको नेक्स्ट स्क्वॉश रैकेट चाहिए, उनको नेक्स्ट पिकल बॉल रैकेट चाहिए, उनको अच्छे रनिंग शूज चाहिए. तो आई थिंक ऑनलाइन डिजिटल savvy ऑडियंस के लिए एक मास प्रीमियम इंडियन सेक्सी स्पोर्ट्स ब्रांड और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ब्रांड जैसे बोल्ड फिट ने बिजनेस बनाया जी, वैसे और बिजनेस बनेंगे. ओके. एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट स्पोर्ट, तो मैं एक ये कर सकता हूँ. जी. तो आप पहली कैटेगरी स्पोर्ट्स हो गई. हाँ. सेकेंड कैटेगरी, अगर आपको पैसे कभी रेज नहीं करने हैं तो 0 to 100 करोड़ कौन सी कैटेगरी में लोग पहुंचते हैं? इजीएस्ट, फैशन. ओके. Why is fashion such a big, and लोग बोलते हैं कि यार फैशन में इतना क्लटर है, फैशन में इतने ब्रांड है, वो सब कुछ ठीक है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स और बुक्स के बाद 2012-13 में द फर्स्ट कैटेगरी दैट वेंट ऑनलाइन इन इंडिया वाज फैशन. तो 10-12 साल से इंडियंस जूते, कपड़े, एक्सेसरीज, हैंडबैग्स, बैकपैक्स ऑनलाइन ले रहे हैं. एंड वी हैव बिकम वेरी यूज्ड टू बाइंग, ट्राइंग, फिट नहीं हुआ तो वापस भेजना, नया लेना. इट्स लाइक कॉमन प्लेस बिहेवियर नाउ इन इंडिया, राइट? जब मैंने मेरी करियर स्टार्ट की थी तो आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ प्राइवेट इक्विटी फंड कॉल्ड एल कैरेटन 2013 में. एंड इन माय फर्स्ट मंथ ऑफ वर्क माय बॉस आस्क्ड मी, यू थिंक इंडियंस विल बाय शूज ऑनलाइन विदाउट ट्राइंग द शूज? अभी 12 साल में देखो क्या चेंज ऑफ बिहेवियर हुआ है. अभी लोग 10-20 हजार रुपए की स्नीकर्स ऑनलाइन लेते हैं विदाउट ट्राइंग. मैंने किया है, राइट. मैंने ओनित्सुका टाइगर्स 9,000 रुपए के अजियो से लिए हैं. बिल्कुल. मैंने भी मतलब आपसे बात करते करते मेरे को भी रियलाइज हो रहा है, इवन दो यू नो आई फील दैट आई एम स्टिल फॉर दैट टच एंड फील गाय, बट स्टिल मैंने भी लिया है. तो द सेकंड प्रोडक्ट आई वुड लॉन्च, ये फैशन कपड़े में ना आपको बहुत स्क्यूज चाहिए, आपको बहुत साइजेस चाहिए, आपको बहुत इन्वेंट्री रखनी होती है. तो मुझे आई डोंट लाइक apparel as a category, but lifestyle accessories is a very exciting category to me. जैसे अभी मोको भारत इतना बड़ा ब्रांड बना है लगेज में, वैसे मुझे लगता है कि हैंडबैग्स में, विमेन्स हैंडबैग्स में 2,000 रुपए के ऊपर, 8,000 रुपए के नीचे, ओके, न्यू एज लावी, न्यू एज कपरेसे, न्यू एज बैगेट, जो एक्चुअली स्टाइलिश सेक्सी है, जो एल्डो चार्ल्सन की तरह दिखता है, बट प्राइस 3,000-4,000 रुपए की है. बिकॉज अभी की इंडियन वुमेन डज नॉट ओनली बाय अ फंक्शनल हैंडबैग जिसमें लैपटॉप जाता है. देयर इज अ डिफरेंट हैंडबैग फॉर वर्क, देयर इज अ डिफरेंट हैंडबैग फॉर इंडियन इवेंट्स, देयर इज अ डिफरेंट हैंडबैग फॉर डिनर, देयर इज अ डिफरेंट हैंडबैग फॉर पार्टी, देयर इज अ डिफरेंट हैंडबैग फॉर ड्रॉपिंग किड टू स्कूल. तो अभी इन विमेन there is a collection of 5, 7, 8 handbags. ऐसे men में अभी आपके कितने sneakers होंगे?
3 से 4 तो होंगे मिनिमम। मेरे 20 स्नीकर्स है। अरे भाई Women are having handbags like a sneakers, collection, like a right, collection, right. right? So second category is new age लावी न्यू एज कपड़े से 3,000 4,000 2,000 रुपए के ऊपर के क्वालिटी हैंडबैग्स, so something which is very aspirational at a very good value, reasonable price point. reasonable price not point, mass, हाँ, not mass, massy, not not massy. massy. Because I have seen के sunglasses, handbags, backpacks, कपड़े, स्नीकर्स, जूते, अभी कस्टमर्स बोल रहे हैं कि हम स्पेंड करेंगे। Right. मैंने 3 साल पहले एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है कॉल कॉमेट स्नीकर्स। मैंने कॉमेट स्नीकर्स में जब इन्वेस्ट की थी द फाउंडर टोल्ड मी मैं 4,000 रुपए के स्नीकर्स बेचना चाहता हूँ। मैंने उसको बोला भाई अभी नाइकी 7-8 हज़ार रुपए में है, डिस्काउंट पे मुझे भी 4-5 हज़ार रुपए में स्नीकर्स मिलते हैं नाइकी के, तो तू 2,000 पे बेचना, फिर कस्टमर मिलेगा। ही सेड नहीं मुझे ब्रांड बनाना है। येस्टरडे आई वेंट टू द लॉन्च ऑफ गैलरीज लाफायत। गैलरीज लाफायत एक बहुत बड़ा फ्रेंच लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर है जो इंडिया में खुल रहा था। Okay. कल उनकी लॉन्च के लिए एक फैशन शो हुई थी, वेरी वेरी प्रीमियम हाई एंड फैशन शो। वहां वो स्टोर में वो ओनली मोस्टली फॉरेन ब्रांड स्टॉक करते हैं। देयर वर सम 100 मॉडल्स, जो 5 मॉडल्स कैजुअल कपड़े पहन रहे थे, all of them were wearing Comet sneakers. Oh. For me that was such a big moment because मुझे ये समझ आया कि इंडिया में लोग ग्लोबल एस्पिरेशन के ब्रांड भी बना सकते हैं। अभी सर मैं बताऊं, नाइकी की जब नए स्नीकर्स ड्रॉप होते हैं, एडिडास की जब नए स्नीकर्स ड्रॉप होते हैं, तो लोग लाइन करते हैं True. दुकान के बाहर, ट्राई करते हैं कि ऑनलाइन लॉटरी में ले जाए, हाँ. भाग लेके मिल जाते हैं स्नीकर्स। तो अभी जब कॉमेट नए स्नीकर्स ड्रॉप करते हैं और 200 पेयर का ड्रॉप है कि 300 पेयर का ड्रॉप है, मुझे मैसेजेस आते हैं, हे अर्जुन यू नो द फाउंडर, मुझे यूके साइज 8 का एक पेयर मुझे ब्लॉक करवाना है। दैट इज अ रियल ब्रांड। एंड अभी इट शोज 2 थिंग्स, वन दैट इंडियंस कैन बिल्ड ब्रांड्स, एंड 2 इंडियन कस्टमर्स में वो एस्पिरेशन है आ गई है कि वो स्पेंड कर सकते हैं 4,000-5,000 रुपए और इंडियन ब्रांड लेंगे। So second category is this. And third category, beauty personal care na, that category has surprised me. Okay. Because वो category में इतनी depth है। अभी आप online देखो, overall as a share of retail online is 6 to 8%. जी. But beauty personal care में 30% तक पहुंचा है। Oh. अभी tier 2, tier 3 city के customer को hyaluronic acid, salicylic acid पता है, उनको पता है विटामिन सी सीरम यूज करना है, उनको पता है SPF कितना यूज करना है, 50+ यूज करना है हमारे देश में। तो अभी क्या हुआ है, मामाअर्थ, वाव, प्लम, ये सब जनरलिस्ट ब्रांड्स बने हैं जो 2016, 17, 18 ईरा के ब्रांड्स थे। वो फर्स्ट वेव ऑफ D2C ब्रांड्स थे, तो वो सब प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। अभी मैं आपको पूछूं, अभी मैं आपको पूछूं कि मामाअर्थ की हीरो प्रोडक्ट कौन सी है, तो आपको पता नहीं होगा, राइट? बिकॉज इतने प्रोडक्ट्स हैं। बट अभी कस्टमर इज गेटिंग स्मार्टर एंड शार्पर, एंड सो अगर तीसरी कैटेगरी में कुछ लॉन्च करता तो मैं नीश ब्यूटी पर्सनल केयर में लॉन्च करता। हेयर रिपेयर, हेयर कलर, ब्यूटी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स फॉर किड्स एंड बेबीज, सीनियर सिटीजन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ऐसी नीशेस में मैं लॉन्च करता। मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज कैटेगरी इतनी डीप है, कैटेगरी इतनी डीप है कि जस्ट फॉर बेबीज इफ यू लॉन्च अ सोप, शैम्पू, मॉइस्चराइजर, वाइप्स टाइप ब्रांड, वो 100 करोड़ की ब्रांड भी बन सकते हैं। द मॉम्स को टिपिकल एग्जांपल, एंड इतने ब्रांड्स है अभी, टूको है, लिटिल रिचुअल्स है, वाइप्लेस है, इतने ब्रांड्स बन रहे हैं नीशेस। और ऐसा ही ई कॉमर्स में देखने मिला था कि पहले वन प्लेटफॉर्म फॉर एवरीथिंग था, फिर नीचे मिंत्रा आया तो उसने बोला मैं सिर्फ फैशन को केटर करूंगा, और फिर D2C ब्रांड्स आए, फिर D2C ब्रांड्स, और फिर अभी नीश D2C ब्रांड्स आ रहे हैं, तो क्योंकि डेप्थ बढ़ते जा रही है। और अभी क्यूकॉम ब्रांड्स भी आ रहे हैं जो इंपल्स परचेस के लिए लो वैल्यू हाई फ्रीक्वेंसी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। ब्यूटीफुल, एंड देयर आर सो मेनी स्टोरीज लाइक दैट। तो अब मतलब आप कह रहे हो कि धीरे धीरे डेप्थ इतनी ज्यादा हो जाएगी कि माइक्रो नीश लोकेशन, माइक्रो नीश प्रोडक्ट के लिए भी बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट हो जाएगा। अभी हमने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया कॉल लाहौरी जीरा सोडा। ओ या 1000 करोड़ के जीरा सोडा बेच रहे सर। 1000 CR plus of जीरा सोडा they are selling at 10 रुपए की प्राइस पॉइंट। हाउ मच, जस्ट इमेजिन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, 100 करोड़ बॉटल्स एवरी ईयर। अगर एक बंदा 3-4 बार भी पीता है तो यू कैन इमेजिन द नंबर ऑफ पूरा देश पी रहा है। पूरा देश ही पी रहा है एक तरीके से। वाओ वाओ। तो हमने कैटेगरीज पे आए,
एक कैटेगरी जो मुझे भी समझ आती है, जहां मैंने लाइव कुछ एंटरप्रेन्योर्स को बनते हुए देखा, एक तो वो कैटेगरी आपकी थी विच वाज आयुर्वेदा. I've seen this company, very close friend of mine called जीना सीखो लाइफ केयर. मनीष आचार्य, listed मनीष company ग्रोवर, है. इट्स अ लिस्टेड कंपनी, 10,000 करोड़ की कंपनी हो गई है. 100 करोड़ का उन्होंने हाफ ईयर पैट रिपोर्ट किया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100 करोड़ का रिपोर्ट किया. एंड आई हैव सीन हिज जर्नी एंड ही लिस्टेड एट 3.5 years बैक एट अ 200 crore वैल्यूएशन. तो इट्स अ 50x कंपनी इन लास्ट 2.5 to 3 years. तो वो एक बहुत अच्छा 3.5 years, सॉरी. सिमिलरली एक और कंपनी है वैदवान करके, नॉट मेनी पीपल नो, बट दिस जेंटलमैन डॉक्टर सुभाष गोयल इज फ्रॉम चंडीगढ़ अलोन. चंडीगढ़ से हैं, पंजाब में उनका बहुत नाम है. एंड टुडे ही हैज लॉन्च्ड अ च्यवनप्राश एट 1,50,000 रुपीज प्राइस पॉइंट पर केजी. एंड टू माय सरप्राइज ही सेलिंग 10 units a day. तो आप समझ सकते 4.5 करोड़ रुपए का सिर्फ च्यवनप्राश बिक रहा है, जिसका टिकट प्राइस 1,50,000 रुपीज है. एंड ही वांट्स टू एक्सपैंड हिज मंथली टर्नओवर इज 20-25 करोड़ रुपीज प्रेजेंटली. तो ये एक आयुर्वेदा का भी मैंने नोटिस किया कि बहुत बड़ा स्पेस है. और आप क्योंकि उसके एक्सपर्ट रहे हैं, तो आपका व्यू क्या है आयुर्वेदा को लेके? आई थिंक सर लास्ट 10-12 साल में हमारे देश में एक बहुत बड़ी फंडामेंटल चेंज हुई है. और वो चेंज है कि जो इंडिया ऑफ द 90s थी, which was the India that we grew up in, right? वो इंडिया में ना, we were not proud to be Indian. We were just Indian. हम इंडिया से हैं, कॉलोनियल इंडिया के थे हम. बट हमारे एस्पिरेशन है कि हम अमेरिकन टी शर्ट, जापानीज बेल्ट, यूरोपियन पैंट्स और चाइनीज जूते पहनेंगे, बिकॉज अगर इंडियन है तो क्यों पहनना है. वो इंडिया बदल रहा है. अभी आई कैन टेल यू, मेरी जो टी शर्ट है वो सेंसिस की है, Indian brand. I've heard of this brand, very nice. My innerwear is also Indian. My pants are Pant Project. My socks are Crep Dog Crew. And my sneakers were Comet as I walked in here. Wow. So head to toe I am wearing Indian. Indian proud. So there is a change in the mindset of Indian customers, because that customer जो पहले बोलता था कि अगर इंडियन है तो सबस्टैंडर्ड है, अगर फॉरेन है तो गुड है, वो 2014 में because of change in government, because of renewed pride of India, because of government support in creation of Ministry of Ayush and revival of Ayurveda, Yoga, Siddha, Unani, etc. ये renewed pride towards India means कि Indians are going back to the roots and are happy to go back to the roots and are learning from the roots. Beautiful. And इसकी वजह से there was a revolution that was started first by a company called Patanjali. And वो revolution देख के मैं भी इंस्पायर हुआ कि मैं 24 साल का था, मेरे फैमिली में 150 साल की परंपरा थी आयुर्वेदा की जी. I need to go back to it. And so when my dada passed, I quit my job to get back to it as well. तो ये कंज्यूमर ट्रेंड जो है वो एक ट्रेंड है. दूसरी है कि कंपनीज को ये समझ आया कि अगर आप आयुर्वेदा को, कि जो भी है हमारी ट्रेडिशनल इंडियन में, राइट, whether it's Ayurveda, whether it's yoga, whether it's tea, whether it's spices. अभी spices, मुखवास के इतने नए नए ब्रांड्स बन गए. Oh yes. जो नई तरीके से नए ऑडियंस को ये पुराने प्रोडक्ट को पेश करते हैं ताकि उनके लिए अट्रैक्टिव बन सके. पैकेजिंग. आई लर्न दिस इन द यूएस. जब मैं वहां पढ़ाई कर रहा था तो मैंने देखा कि योगा सो सेक्सी यार. जब मैं योगा करता था, जब मैं 3-4-5 साल का था, बिकॉज आई सफर्ड फ्रॉम एस्थमा, तो इट वाज लाइक सम अंकल यूज्ड टू कम एंड बोरिंग एंड ब्रीदिंग एंड प्राणायाम सिखाते थे एंड कोई स्टोरी टेलिंग नहीं थी. मुझे लगा ये क्या यार, मैं 5 साल का बच्चा हूँ, मुझे क्रिकेट खेलना है, क्या योगा करना है. बट इन द यूएस इट्स क्रिएटेड इन सच अ सेक्सी वे दैट सबको योगा करना है. बिल्कुल. तो ये रीपैकेजिंग, रीब्रांडिंग और ये रीमोल्डिंग फॉर मॉडर्न कंज्यूमर्स इज द वे टू डू इट. एंड लास्ट 10-12 साल में ये रिन्यूड प्राइड टुवर्ड्स इंडिया प्लस रीपैकेजिंग हैज अलाउड कि हमारे जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है, जो ट्रेडिशनल साइंसेस है, वो वापस, ऐसा नहीं है कि वो कहीं गए, बट अभी वापस मेन स्ट्रीम बन गए. और आप लोग जैसे लोगों ने उनको अच्छे से पैकेज करके एक यूथ के लिए एस्पिरेशनल बना दिया. अभी मैं देख रहा था, एक वो फिटकरी आती है, आपको पता होगा, एलन स्टोन. तो जिससे लोग, मुझे पता है, वो छोटे बार्बर स्टॉप्स में आपका पोस्ट उसके लगाते थे, एलम. उसका डिओड्रेंट बिक रहा है 1,500 रुपए में, जबकि उसका रॉ मटेरियल 20-30 रुपए का है. एंड इट्स बिकम पॉपुलर अब्रॉड. जस्ट इमेजिन, इट्स बिकम रियली पॉपुलर अब्रॉड. और हमारे यहाँ के पूजा प्रोडक्ट्स 15,000 करोड़ की एक मार्केट बन चुकी है. तो आई थिंक बहुत सारे स्पेसेस है, बट आपने जो बहुत प्यारे स्पेसेस लिस्ट डाउन करे, सबसे पहले आपने कहा डिकैथलॉन स्टाइल हम कुछ कर सकते हैं, फिर आपने स्नीकर्स का एग्जांपल दिया. तो अब चुनते हैं इन दोनों में से, फाइनली व्हाट विल अर्जुन गो? इफ आई हैड टू चूज वन सर, मेरा तो स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा पैशन है. पर्सनल पैशन भी है.
और आई थिंक इतने ब्रांड्स बने नहीं है अब तक. जो ब्रांड्स बने हैं वो फॉरेन ब्रांड्स है. तो आई वुड बिल्ड अ स्पोर्ट्स ब्रांड. इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इंसाइट देता हूँ. मैं अभी दुबई से वापस आ रहा था, तो मैं फ्लाइट में बैठा था एंड आई जस्ट दिस गाय स्टार्टेड टॉकिंग टू मी. उसने बोला कि मैंने यहाँ पे माइकल फेल्प्स की स्विमिंग एकेडमी खोली है बॉम्बे और पूना में. तो वो करता क्या, माइकल फेल्प्स का उसने लाइसेंस ले लिया और एवरीबॉडी नोज हु इज माइकल फेल्प्स. स्विमिंग के वर्ल्ड में किसी को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है उसकी. एंड व्हाट ही हैज डन इज, जहां पे भी पूल्स इनएफिशिएंटली पड़े हुए हैं उनको जाके रिन्यू करते हैं. उसमें करिकुलम बना दिया उन्होंने बच्चों के लिए और सबके लिए लर्निंग का. 25,000 रुपए चार्ज करते हैं 6 महीने के लिए. एंड विद इन लास्ट 2 years ही इज presently doing 3 crores in revenue every month. Wow. 3 crores he's told me 38 crores का revenue है उसका साल का. 38 करोड़ का वो revenue कर रहा है just by idle pools. उनको किसी को फ्रेंचाइज दे दिया, रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज वो रख लेता है और माइकल फेल्प्स का नाम और उसका करिकुलम दे देता है विद ट्रेनिंग ऑफ this. It's outstanding. It's just outstanding and that's what I'm getting from you कि And ये sports है. दिखाता भी है कि पेरेंट्स में अभी परचेसिंग पावर है. Yes. उनको अभी अगर ऑप्शन मिले तो वुड दे रादर सेंड देयर किड टू अ स्विमिंग एकेडमी और माइकल फेल्प्स स्विमिंग एकेडमी. एंड दे विल पे 30-40% एक्स्ट्रा कि माइकल फेल्प्स की स्विमिंग एकेडमी में मेरी बच्ची जा रही है तो एक दिन वो भी माइकल फेल्प्स की तरह ओलंपिक्स में जा सकती है. बिल्कुल, दैट एस्पिरेशन. ये एस्पिरेशन है. यस. जो पहले था नहीं. बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था. सो कमिंग बैक अगेन टू यू, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन बट जस्ट याद आया तो मैं चाहता था मैं स्टोरी आपको बताऊं. सो कमिंग टू दिस, सो यू आर नाउ पिकिंग अप अ स्पोर्ट्स ब्रांड. तो उसमें अपन स्टेप 1 क्या करेंगे? अब आपने तय कर लिया कि मैं डिकैथलॉन जैसा कुछ बनाना चाहता हूं, आई वांट टू स्टार्ट. सो व्हाट विल बी द फर्स्ट सेट ऑफ सब कैटेगरीज यू विल गो विद? सर एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप हेल्थ एंड वेलनेस देखो कि ब्यूटी पर्सनल केयर देखो ना, तो ये बिजनेसेस हीरो प्रोडक्ट्स पे बनते हैं. ओके. लाइक टॉप 20% ऑफ प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट 80% ऑफ रेवेन्यू, राइट? एंड वो 80-20 रूल हमें एफएमसीजी में सब जगह में बात करते रहते हैं. आपने भी सुना हो. स्पोर्ट्स में ऐसा है नहीं. ओके. स्पोर्ट्स में ऐसा है नहीं बिकॉज हमारे देश में अभी तक इतना डेप्थ नहीं है मार्केट का. तो एक्चुअली आई वुड गो ऑन Amazon, आई वुड यूज Helium 10 and I would find the top 25 to 30 selling SKUs. There would be yoga mats, there would be dumbbells, there would be sports sipper water bottle, there would be cricket bat plus tennis ball set, there would be table tennis racket, there would be pickleball racket plus pickleball set. तो ऐसे जो 25-30 SKUs है टॉप सेलिंग SKUs ऑन Amazon, ये डेटा मुझे मिल जाएगा. ओके. फिर मैं मैन्युफैक्चर ढूंढने जाऊंगा. ओके. राइट. आई विल हैव टू फाइंड हाईएस्ट क्वालिटी सप्लाई that gives some features that the other products on Amazon don't give, ताकि मेरे प्रोडक्ट डिफरेंशिएट हो जाए. राइट. तो मैं चाइना और इंडिया में सर्च करूंगा. ओके. इंडिया में I'd go to पंजाब बेल्ट. ओके. I'd go to जालंधर and I'd go maybe to मीरठ also. वहाँ भी बहुत स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग होता है और चाइना में बहुत जगह है जहाँ स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग होता है. और मेरी पहले 25-30 प्रोडक्ट्स की सप्लाई लॉक करूंगा. ओके. फिर मैं ब्रांडिंग पे काम करूंगा. गॉट इट. बिकॉज ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लुक एंड फील इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सर हम सोचते हैं कि बन सकता है 100, 200, 500 करोड़ की बिजनेस. बट माई डैड जस्ट वेंट टू चाइना एंड ही बॉट मी अ रनिंग शू. मैं रनिंग बहुत करता हूँ जी. तो ही बॉट मी मैराथन के लिए. जैन में मैं मैराथन भागने वाला हूँ मुंबई में. ही बॉट मी अ शू कॉल्ड एंटा. ओके. मैंने डैड को पूछा है कितने में अच्छे दिखे. हाँ जूते, नाइस शूज विद सम रेनबो डिजाइन ऑन इट, वाइट कलर, वेरी नाइस. डैड ने बोला $160. आई सेड डैड आपने कोई चाइनीज ब्रांड खरीदा है मेरे लिए $160 में? इसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, पता नहीं कैसी जूते. ऑलमोस्ट 14,000 रुपीज. हाँ 14,000 रुपीज. आई सेड डैड मैं एसिक्स लेता, नहीं तो होका लेता, नहीं तो ब्रूक्स लेता, नहीं तो नाइकी एडिडास लेता, कुछ तो लेता. ही सेड आपने एंटा के बारे में सुना है? I said, मैंने तो कभी सुना नहीं. He said, look up Anta. I looked up Anta. $10 billion sales company. Oh. Third largest sports shoe company in the world. That is the scope. If you get it right in a big market like India and China, how big a brand you can build. Wow. Anta 10 billion sales करती है सर. 10 billion sales सोचो. मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई हम एक्साइट Puma भी नहीं करते होंगे. नहीं, प्यूमा 3,200 करोड़ करता है इंडिया में. Not even a billion. Not even a billion. Half a billion rather. Puma और Decathlon together in India is 1/10 of Anta sales. That is how big it can be. Wow. तो
ये देख के मैं सोच रहा था कि यार इंडिया में ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं है जो 1000 करोड़ सेल्स भी इंडिजिनसली कर रहा है. तो वी नीड टू क्रिएट दैट ब्रांड, राइट? वाओ. And so building aspiration of brand is very crucial. If possible, I would tie up with some sports people also. Give them equity in the business. And, you know, Nike ने बहुत अच्छी तरह किया है. All the best athletes are with Nike. Boat ने बहुत अच्छी तरह किया है. अमन भाई मुझे भेजता रहता है. He sent me a photo after the Indian team won World Cup saying मैंने जयमामा को तो 3 साल पहले साइन किया. So you have to back the right talent as well. True. Get the right talent and then launch only online. Launch only online because Decathlon is very good in the offline markets. उनके stores में वो बहुत अच्छे हैं, but Decathlon का online business actually इतना अच्छा नहीं है, इतना तगड़ा नहीं है. नहीं है, right. तो can I launch an aspirational brand in the right categories with the right branding and support from sports people to get the right quality product? And I think बहुत बड़ी opportunity है. Bolfit ने बहुत अच्छा business बनाया जी. बट बोलफिट जैसे 5 बिजनेस होना चाहिए. बोलफिट अभी 300 करोड़ से ज्यादा सेल्स कर रहा है. 15% EBITDA कर रहा है. और लार्जली बूटस्ट्रैप बिजनेस है. पहला राउंड फंडिंग अभी रेज किया उन्होंने. सो व्हाई कैन वी क्रिएट वन मोर? तो स्पेस बहुत बड़ा है. आपने D2C में इतनी कैटेगरीज की बात की, आपने फूड की बात नहीं करी, जबकि आप खुद जैसे Go Zero में इन्वेस्टेड हैं. सो यू डिडंट स्पीक अबाउट फूड और दीस काइंड ऑफ थिंग्स. व्हाई डिडंट स्पीक अबाउट फूड? व्हाई डिडंट स्पीक अबाउट हेल्थ सप्लीमेंट्स? मुझे कैलोरीज बहुत अच्छे लगते हैं. बट अगर आप लेमैन हो और आपको एग्जैक्टली एक्सपर्टीज नहीं है, जैसे हम Go Zero के बारे में बात कर रहे थे, द रीजन दैट Go Zero आइसक्रीम हैज वर्कड इज बिकॉज हाँ प्रोडक्ट अच्छी है, थीम अच्छी है, लो कैल जीरो शुगर. बट आप प्रोडक्ट ट्राई करो. प्रोडक्ट इज फैंटास्टिक. इंडिया में 50% ऑफ GDP स्पेंट ऑन फूड. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपने टेस्ट को 100% फिगर आउट नहीं किया है तो आप जीत नहीं पाते हमारे देश में. एंड कस्टमर इज ब्रूटल. हाँ. सेकंड ट्राई कभी नहीं मिलेगा. फूड है या ड्रिंक है, सेकंड ट्राई कभी नहीं मिलेगा आपको. मेरे दोस्त ने एक ब्रांड लॉन्च किया कॉल्ड सुपर यू, रणवीर सिंह के साथ. इट्स अ प्रोटीन स्नैकिंग ब्रांड. व्हाई डज सुपर यू वर्क? बिकॉज इट्स प्रोटीन इन द प्रोडक्ट? नो. सुपर यू वर्क्स बिकॉज द प्रोडक्ट इज मैड टेस्टी एज निकुंज सेज. अच्छा. और प्रोटीन भी है प्रोडक्ट में. अगर प्रोटीन बार था और अच्छा टेस्ट नहीं हुआ तो सुपर यू का फेट वुड हैव बीन लाइक एनी अदर प्रोटीन बार इन इंडिया. 2-3 करोड़ पे जाके अटक जाता. और क्या कितना खर्चा इतना ज्यादा होता. 1 साल के अंदर वो 10 करोड़ से ज्यादा वो प्रोटीन बार बेच रहा है 1 साल के अंदर बिकॉज इट टेस्ट सो गुड. तो अनलेस यू आर केपेबल ऑफ बिल्डिंग अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इन फूड एंड बेवरेज एंड यू आर एक्सपर्ट और हैव सम एक्सपर्टीज इन दैट स्पेस, बहुत हार्ड है. और किरण भाई के पास यहाँ पे एक्सपर्टीज थी बिकॉज अप्सरा इतने सालों से फैमिली में 50 साल की आइसक्रीम की लेगेसी है. उनमें 12-13 साल की आइसक्रीम की लेगेसी थी और उन्होंने वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 50 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन्वेंट किए थे. गुआवा चिली फ्लेवर इज स्टिल वन ऑफ द टॉप 50 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन द वर्ल्ड. किरण हैज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड दैट फ्लेवर. श्योर. तो वो उनको बहुत काम आ गया, वो लेगेसी उनको बहुत. मैं सर लोकल जीरो शुगर आइसक्रीम नहीं लॉन्च कर पाता. आई एम स्मार्ट, आई एम इंटेलिजेंट, मुझे D2C समझ आती है, मुझे चैनल समझ आती है, मैं प्रोडक्ट नहीं बना पाऊंगा ना. तो आप ये कह रहे हो कि अगर मैं नया एंटरप्रेन्योर हूं तो जबान की टेस्ट पे ना जाऊं, आईज की टेस्ट पे फिर भी चला जाऊं, which is could be a good looking shoe, could be a good looking bag, जो could be प्रोडक्ट वन ऑफ वन नहीं है. जैसे हमने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया कॉल्ड उगाओ. इट्स द लार्जेस्ट प्लांट्स एंड गार्डनिंग कंपनी. उगाओ अच्छा मतलब हाँ, ग्रो. उगाओ टू ग्रो, राइट. अभी कुछ 15 करोड़ पर मंथ करती है सेल्स में. वाओ. ठीक है. व्हाट इज यूनिक अबाउट उगाओ? इट्स द बेस्ट ब्रांड, प्लांट्स एंड गार्डनिंग, प्रोडक्ट इज ग्रेट, ये वो व्हाटएवर नहीं. प्लांट्स को देश में ट्रांसपोर्ट करना एंड आपके घर तक पहुंचाना ऑनलाइन इफ दे ऑर्डर ऑन वेबसाइट और क्विक कॉमर्स इज नॉट इजी. उगाओ हैज अ 90 acre 250,000 square foot ग्रीन हाउस जहां वो सब प्लांट्स अपने आप ग्रो करते हैं. एंड सिडगी फैमिली की 150 साल से ज्यादा की परंपरा सीड्स की बिजनेस में है जो उनके डैड और भाई अभी तक चलाते हैं. तो अर्जुन वैद्या, संजय कथूरिया कभी ऐसे उगाओ की बिजनेस कभी लॉन्च नहीं कर पाते. और ऐसे है कंपेटिटर्स जो छोटे हैं जो ठीक कर रहे हैं, बट दे कैन नेवर मैच अप टू उगाओ बिकॉज जो क्वालिटी है, जो नॉलेज ऑफ प्लांट्स है. अभी मैं वहां जाता हूं तो सिड टॉक्स अबाउट प्लांट्स like Kiran talks about food. I have done this genetic mutation to create this plant and this is the scientific name of the plant and मैंने ये किया और वो किया और वो किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया. भाई पेड़ दे दे. but he is able to create it. Sure. It's a technical business. Sure. And I think
कमिंग टू दिस, आपने भी अगर देखा जाए तो आपकी भी एक लेगेसी थी आयुर्वेदा में, Sir, which हाँ, was comparatively easy for you to start. I had 105 formulations on day one. Wow, what a speed. लोग बोलते कि आपने इतने अच्छे यूनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, मैंने कोई भी प्रोडक्ट्स R&D नहीं किए सर, जीरो। मैंने दादा के प्रोडक्ट्स को रीपैकेज, रीब्रांड और रीमार्केट किया है बस। Beautiful. मैंने कुछ भी नहीं नया बनाया था डॉक्टर वैद्यास में, बट आई हैड दिस लेगेसी टू इनहेरिट। Hmm. एंड सो कोई अगर नया आयुर्वेदा कंपनी लॉन्च करता फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम जीरो, दे वुड नॉट बी एबल टू डू व्हाट आई डिड। तो आपके पास एक हेड स्टार्ट, मैसिव हेड स्टार्ट था। तो आई थिंक अनदर मैसेज फॉर एवरीवन इज दैट अगर आपके पास फैमिली हेड स्टार्ट है किसी चीज में, मतलब जैसे आपके पास आयुर्वेदा था, किरण भाई के पास आइसक्रीम था, आपके वो दूसरे फ्रेंड के पास प्लांट्स का था, तो वो भी एक गुड स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है, फिर वहां से आप D2C में एंटर एंड कर सर सकते हो। एक्चुअली ना हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, हम्म, और वो प्रॉब्लम है कि नई पीढ़ी को अपने फैमिली बिजनेस में काम नहीं करना है। राइट। ठीक है, आई डिड नॉट वर्क विद माय डैड, आई वर्कड ऑन माय दादाज लेगेसी, ठीक है, बट हमारे देश की जीडीपी इज डिपेंडेंट ऑन फैमिली बिजनेसेस। तो अगर हमारे डैड की जनरेशन हमारे जनरेशन के साथ काम नहीं कर सकते हैं, और मेरी जनरेशन मेरी बेटी की जनरेशन के साथ काम नहीं कर सकती है, ऑल दीज डीप रूटेड हाई क्वालिटी फैमिली बिजनेस विल नॉट हैव अ नेक्स्ट जेन। तो अगर आप अपने फैमिली बिजनेस में कुछ देख के रीपैकेज करके एक नए डिवीजन भी लॉन्च कर सकते हैं, द पॉइंट इज कि आपके फैमिली में सब बुरा नहीं है, आपके फैमिली बिजनेस की वजह से आप यहाँ खड़े हो, ट्रू, और आगे बढ़ाना आपकी फर्ज है, राइट राइट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट। तो वी नीड टू फाइंड अ वे फॉर द नेक्स्ट जेन टू गेट इंटरेस्टेड इन सम वे इन द फैमिली बिजनेस, ताकि लेगेसीज आगे बढ़े। नहीं तो हमारे इकोनॉमी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज एक बार वो खत्म हुआ तो फिर उस पैशन के साथ उस बिजनेस को कोई कंटिन्यू कर नहीं पाएगा। एंड सर, हमारे इकोनॉमी की बैकबोन फैमिली बिजनेस एमएसएमईज है। अगर ये सब फैमिली बिजनेसेस बंद हो जाते हैं और नेक्स्ट जनरेशन फैमिली ऑफिस, एंजल इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट में ही काम करेगी, तो स्टॉक मार्केट की कंपनीज कौन रहेंगे, कौन बनाएगा? जो कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कोई तो बना रहा है प्रमोटर। ट्रू। अगर सब प्रमोटर्स इन्वेस्टर्स बन गए तो प्रमोटर्स कौन बनेंगे? यही अभी सज्जन जिंदल जी ने भी कहा था कि मेरा बेटा है पार्थ, उसने एक बार कोई इन्वेस्टमेंट देखी तो कहा मुझे दे दो पैसे, तो बोला मैंने थोड़ी देर तेरे को पैसे दूंगा, तो खुद कमा ले। And that's what his fear was also, that everybody is trying to just become an investor because legacy capital है और वो कुछ क्रिएट करना नहीं चाहते हैं। And his son has gone and created the business. Now he has created JSW Cement and listed it on the bourses. चलिए अब हम चलते हैं आगे। आपने बताया कि भाई मेरे पास प्रोडक्ट आ गया, पहला 15-20 मैंने कर लिया, पंजाब चला गया, चाइना चला गया। अब आपने एक वर्ड यूज किया, मैं उसकी ब्रांडिंग करूंगा। अब ये ब्रांडिंग के स्टेप्स क्या होते हैं, किस तरीके से ब्रांडिंग की जाती है, और एक भूत है जिसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, जो सबको सताता है, सबको रुलाता है। D2C में मैंने सुना है कि आप एक बार बस कैश बर्न करते रह जाते हो। तो अब इस प्रोसेस से निकलते हैं कि प्रोडक्ट आ गया, अब अगला तो ब्रांडिंग कैसे की जाए? ब्रांडिंग एक्चुअली इज मोर देन लोगो। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन हमारे देश में कि हाँ बस मैं लोगो बना दिया, मैंने कैनवा पे बना दिया, कि मैंने फाइवर पे किसी को 50, 100, 500 रुपए दे के लोगो बना दिया और स्टार्ट किया। ब्रांडिंग इज मोर देन लोगो। ब्रांडिंग इज मिशन, विजन, टोन ऑफ वॉइस। इंडिगो के सब एड्स देखते हो आप, इंडिगो में जो खाना भी मिलता है, जो एओसिस भी पहनते हैं, जो गाना भी बजता है, वो सब स्टैंडर्ड है इंडिगो के ब्रांड में। तो टोन ऑफ वॉइस, चॉइस ऑफ वर्ड्स, कलर स्कीम, ब्रांड गाइडलाइंस, ब्रांड टोन ऑफ वॉइस, ये पूरा एक एक्सरसाइज करना पड़ता है और 1-2 महीने लग जाते हैं। एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो मेरी ब्रांडिंग एजेंसी मुझे डॉक्टर वेल्स के टाइम में करवाया था। दे सेड write your brand name in the center and then write all the words you can think of that associate with your brand. तो मैंने लिखा न्यू एज, आयुर्वेदा, फैमिली, लेगेसी, नो साइड इफेक्ट्स, नेचुरल, ऑर्गेनिक, इंडियन, ट्रेडिशन, लेगेसी, फलाना ढिकना, सब कुछ लिखा। कुछ 30 वर्ड्स आ गए। And they said fantastic, choose 3. ओह बड़ा मुश्किल काम है यार। तो फिर आपको ये समझ आता है कि मेरे ब्रांड के मैसेजिंग में मुझे कुछ शार्प बोलना होगा। मैं सब कुछ नहीं बोल सकती, कांट बी एवरीथिंग फॉर एवरीवन। सो ऐसे एक्टिविटीज करके आपको लोगो, स्टाइल गाइड, कलर स्कीम, फॉन्ट सब बनाना पड़ेगा। बट आई थिंक जो आपने नेक्स्ट चीज बताया है, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, वो एक्चुअली एक बहुत बड़ी भूत है हमारे D2C इकोसिस्टम में, बिकॉज अभी बहुत ब्रांड्स बन गए हैं बट एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म वही है। मेटा और गूगल, और मेटा की इकोसिस्टम में फेसबुक और इंस्टाग्राम आता है, गूगल के इकोसिस्टम में यूट्यूब और गूगल आती है। तो अभी आपको
ये फिगर आउट करना होगा. यू हैव टू फाइंड अ वे टू सी के आउटसाइड ऑफ जस्ट परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो इम्पोर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बिना कोई ब्रांड बन सकता. व्हेन यू से परफॉर्मेंस मार्केटिंग, फेसबुक पे एड चलाना, पैसा इंस्टाग्राम पे देके, एड चलाना, हाँ, okay. पैसा देके कस्टमर को लाना. आपकी वेबसाइट पे लाना, वो तो एक है. और बट वो सब करते हैं और सब कर सकते हैं, तो वो तो कमोडिटाइज बन गया. और वहां झगड़ा होगा तो कॉस्ट भी बढ़ जाती होगी. और बढ़ रहा है. ओके. ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहा है. बट द सीक्रेट वेपन दैट D2C brands have, consumer brands have, that secret weapon is content. अभी आप अगर स्पोर्ट्स में बना रहे हो, तो मैं तो स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा फैन हूँ. क्या कंटेंट वायरल हो रहा है. अभी आप क्रिकेट के फैन हो, तो वो गली क्रिकेट के वीडियोस एब्सोल्युटली वायरल हो रहे हैं. हाँ, जो गली में खेल रहे हैं और जो सचिन की तरह बैट कर रहा है और फिर बारिश आ रही है और बॉल स्विंग हो रहा है. अभी मैं अगर स्पोर्ट्स ब्रांड होता तो आई वुड फाइंड ये जो टॉप 5 गली क्रिकेट के वीडियो क्रिएटर्स है और उनके बैकयार्ड में कि गली में जहां भी है, मैं मेरा ब्रांडिंग डालवा दूंगा. आपके नेक्स्ट 10 वीडियोस का कॉस्ट मैं पे करवा दूंगा. जो बैट्स है मेरा लोगो होगा उस पे. देयर इज अ पेज इन यूके कॉल्ड बैकयार्ड क्रिकेट. ओके. वो वायरल हो गया यूट्यूब पे. ऑल द बिगेस्ट बेटिंग कंपनीज इन द यूके हैव नाउ स्पॉन्सर्ड दैट बैकयार्ड ऑफ दैट पर्सन. बैकयार्ड अच्छा बनाया, फेंस लगा दिया, लोगो लगा दिया. तो सब्लिमिनली वहां ब्रांडिंग होता है. तो ऐसे यूनिक इनोवेटिव एक्टिविटीज टू क्रिएट कंटेंट टू ओन योर डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांड्स इतना करते नहीं है. बिकॉज उसमें क्या लगता है, उसमें पैसा नहीं लगता है सर. उसमें एफर्ट लगता है. एफर्ट बहुत ज्यादा लग जाता है. हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखें तो जैसे पारुल गुलाटी है निशहर की. शी डज वंडरफुल. आई थिंक शी इज द बेस्ट D2C मार्केटर आई हैव एवर सीन. ओके. वाओ. बिकॉज सर एक ही प्रोडक्ट है, हेयर एक्सटेंशन. गिव मी 3-4 रीजंस व्हाई शी इज द बेस्ट मार्केटर. बिकॉज एक ही प्रोडक्ट है सर, हेयर एक्सटेंशन. एक ही प्रोडक्ट है. एंड पारुल ने एटलीस्ट 500 डिफरेंट वीडियोस बनाए वो एक प्रोडक्ट का. वी वर एट अ ट्रेन स्टेशन कमिंग बैक फ्रॉम सूरत टू मुंबई एंड हमारी ट्रेन कुछ 15 मिनट डिले थी. तो शी सर अर्जुन अभी 15 मिनट है, मैं सोच रही एक वीडियो बना लेंगे. अच्छा. तो ऐसे ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है. शी सर आप VC हो, मैं फाउंडर हूँ. हम तो हमेशा आपके टाइम लेने को आते हैं, आप टाइम कभी देते नहीं है, तो इस पर एक वीडियो बनाते हैं. तो यू विल बी स्टैंडिंग एट द स्टेशन एंड आई हैव स्पॉटेड यू. हाँ, नहीं, यू आर स्टैंडिंग एट द स्टेशन. आप घड़ी में देख रहे हो टाइम क्या हुआ है, मैं आके आपकी घड़ी ले लेती हूँ. ओके. आई विल स्टील योर वॉच, राइट. यू विल कम रनिंग बिहाइंड मी एंड यू विल ग्रैब माई हेयर एंड यू पुल माई हेयर टू ट्राई टू पुल मी बैक और हेयर एक्सटेंशन निकल जाएगा. That's the concept of the video, and the video is themed when VCs don't give you their time, this is what you do. Wow. तो हमने 2 टेक्स किए वीडियो के, एक एंगल से दूसरे एंगल से. We got on the train, she edited the video on her phone, and as we got on the train, she said Arjun 1 million. By the time we reached Bombay, 1 million views आ गए थे वीडियो पे. Wow. That is outstanding marketing. No cost. No cost. There was zero cost to that video other than her phone and the data cost of editing that video. The video went live, it was 1 million. तो Best use of time. लोग बोलते हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वीडियो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं. क्या टाइम नहीं है, समय चोर रहे हैं. तो मतलब इन्होंने just that 15 minutes she could utilize, one of the highest ROI for her. Yeah. Wow. And she said, I asked her why you did a video with me. She said Arjun, आपके इतने फॉलोअर्स नहीं है, बट आपकी जो ऑडियंस है ना, वो बहुत अच्छी है. वो नई ऑडियंस है मेरे लिए. अच्छी बुरी नहीं, वो मेरे लिए नई ऑडियंस है. तो मैं जब आपके साथ कोलैब कर रही हूँ, आई एम रीचिंग अ डिफरेंट ऑडियंस. एंड कंटेंट का मैजिक मैंने भी देखा अपने जर्नी में. मतलब वी स्टार्टेड 1.5 years बैक ऑन 0 followers एंड एफर्ट डाला, कम्युनिकेशन सही रखा, कांस्टेंट रखा, and we reached 3 million total subscriber base in a span of 18 months. And consistency. Yes, every day. Somebody told me, you know, you are very lucky. मैंने बोला एक काम करो, मेरा वो सब्सक्राइबर नंबर है ना, उसके बगल में नंबर ऑफ वीडियोस भी देख लेना. They were 1100. तो 1100 वीडियोस आपको पब्लिश करना, जिसमें लॉन्ग, शॉर्ट्स, डिफरेंट टाइप्स, पॉडकास्ट is going to take some effort, but the ROI is incredible. और ये हम देखते हैं डॉली चाय वाला. He is also one of the top D2C brands of India. मुझे ऐसा लगता है. फ्रेंचाइजी फ्री में आ गई उसकी सारी. Too good. Yes. उसके अलावा मैंने देखा शार्क टैंक में एक आए थे, साड़ी वाले भाई साहब आए थे, जो कह रहे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, मैं ही सब करता हूँ. 3-3 मिलियन 4-4 मिलियन उनका एक वीडियो पे आ रहा है. एंड जब उनको पूछा गया बाय आई थिंक नमिता और somebody asked that you know how much, what is your team size, and he said I am the only one.
मैं ही वीडियो बनाता हूँ, मैं ही उसको एडिट कर देता हूँ। बोलते बस एक लड़का कैमरा पकड़ लेता है, बस और कुछ नहीं है। नथिंग अबाउट इट। वो और तो अब कोई ट्राइपॉड के साथ तो यू कैन डू इट विदाउट anything, yeah. मतलब I'm just amazed that actually it is one of the lowest effort, but the effort required is from your side. तो वो एक जरूरी है। तो कंटेंट मार्केटिंग आपके हिसाब से इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू रिड्यूस योर कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। तो अगर ऐसा है, और चलिए मैं एफर्ट करना भी चाहता हूं, और बट मैं एज अ फाउंडर आई डोंट लाइक टू स्पीक। देखिए आप अच्छे स्पीकर हैं, पारुल बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल स्पीकर है, बट देयर आर पीपल हु जस्ट डोंट वांट टू स्पीक। There's two things you can do. Either you can try and fail. ओके, If you try and you fail तो ठीक है, आपने ट्राई तो किया। और अगर आपने ट्राई किया और फेल किया तो ठीक है। ऐसे सब ब्रांड्स फाउंडर ब्रांड पे नहीं बनते हैं। सम ब्रांड्स आर बिल्ट ऑन फाउंडर पे। सुपर महेश्वरी को देखो, फर्स्ट क्राई के फाउंडर है जी, ग्लोबल बीज के फाउंडर है, एक्सप्रेस बीज के भी फाउंडर है। वो कभी कैमरे के सामने आते ही नहीं है। हाँ, तो ऐसे बनते हैं बिजनेसेस। हमने ग्रो भी देखा, ग्रो के भी ललित डजंट कम टू मच ऑन कैमरा, बट ही हैज हायर्ड अ कंप्लीट कंटेंट टीम। मतलब कंटेंट उन्होंने यूज किया है। यू डोंट हैव टू, बट इफ यू कैन, कस्टमर्स लाइक के फाउंडर के साथ कनेक्ट हो सकता है, तो फिर वो और ट्रस्टवर्दी ब्रांड बनती है। देखो, पीपल से नॉट फॉर मी, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर मी। ये जमाने में ना आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट बिकम अ रिक्वायरमेंट, राइट? तो ट्राई तो करना चाहिए, ट्राई नहीं हुआ तो फिर ठीक। अच्छा, इसमें भी जैसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। एक इंस्टाग्राम है, मस्ती वाला है, आजकल स्नैप है, देन यू हैव लिंक्डइन ऑल्सो। लाइक किरण यूजेस लिंक्डइन वेरी वेरी वेल, उनका बहुत अच्छा रीच आता है। तो एक फाउंडर को जनरली ज्यादा कहाँ होना चाहिए इन पूरे प्लेटफॉर्म्स में से? आई थिंक फॉर बिजनेस लिंक्डइन, ओके, फॉर कंटेंट हमारे देश में इंस्टाग्राम, बट इफ यू आर इन द मिडिल ईस्ट स्नैपचैट। ओके, इफ यू आर इन द मिडिल ईस्ट देन स्नैपचैट। अच्छा, मिडिल ईस्ट में स्नैपचैट। हाँ, मिडिल ईस्ट में स्नैपचैट और चलता है। और अगर आपकी ओल्डर ऑडियंस है तो मे बी फेसबुक पे। ओल्डर ऑडियंस मीन 35 प्लस। गॉट इट। तो अब आते हैं, हमने एक सेगमेंट पकड़ लिया, सेगमेंट में हमने सप्लायर पकड़ लिया, हमने ब्रांडिंग क्रिएट कर ली, थोड़ी बहुत मार्केटिंग हो गई। अब पीसा चाहिए सर। अब पीसे के बिना काम नहीं हो रहा। आई नीड कैपिटल, आई नीड मनी एंड दिस फैंसी वर्ल्ड ऑफ फंड रेजिंग, एंड आई गो टू सम VCs, could be personal, could be ventures. Sir, actually, I think it's a misconception. Maybe as a pitch shows आए TV पे, and I'm also on one of the shows, so I shouldn't say नहीं करना चाहिए, but आप 5-10 लाख से D2C ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं। Beautiful. And so you actually don't need money to start. अगर आप कोई टेक प्रोडक्ट, कुकू FM टाइप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो हाँ, आप 5-10 लाख से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप ऐप बनाना है, यूजर अक्वायर करने हैं, पहले फ्री में यूजर अक्वायर करने हैं, फिर उनको सब्सक्रिप्शन बेचना है, तो टाइम लगता है, पैसा लगता है, आई अंडरस्टैंड। बट अगर आप हैंडबैग्स बेच रहे हो, कि आप क्रिकेट बैट बेच रहे हो, तो आपको इन्वेंट्री का पैसा चाहिए, थोड़ा बहुत वेबसाइट का पैसा चाहिए क्रिएट करने के लिए, और आपको बस थोड़ा मार्केटिंग का पैसा चाहिए, और स्टार्ट करो। द ग्रेट पार्ट अबाउट ऑनलाइन बिजनेस इंक्रीमेंटल है। आज आपने 10,000 रुपए स्पेंड किए, वो 10,000 रुपए से 30,000 रुपए की रेवेन्यू आ गई, उसमें से आपने कॉस्ट निकाला तो 10,000 की प्रॉफिट बनी, फिर वो 10,000 वापस इन्वेस्ट करो, 10,000 वापस इन्वेस्ट किया, और रेवेन्यू आया, और प्रॉफिट आया, वो वापस इन्वेस्ट किया, तो इट्स इंक्रीमेंटल बिजनेस। ऐसे आप 5-10 लाख से स्टार्ट करके आप ग्रो भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हर बिजनेस को $1 मिलियन फंडिंग डे 0 पे मिला है। मुझे मेरे बिजनेस में पैसा मिला, माय दादा लेफ्ट सम मनी बिहाइंड इन द कंपनी, बट आई नो लॉट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो 5, 10, 15, 20 लाख से स्टार्ट करते हैं और टॉकिंग का भी बिजनेस बना सकते हैं। आपके पूरे इस जर्नी में ऐसे कोई 3-4 नाम जो आपको हाँ, इतने स्निच इज अ बूटस्ट्रैप बिजनेस टिल 100 crores। कपड़े पहने हुए मैंने। स्निच इज अ बूटस्ट्रैप बिजनेस टिल 100 crores। बोलफिट इज अ बूटस्ट्रैप बिजनेस टिल 100 crores। ऐसे इतने बिजनेसेस हैं जो 100, 200, 300 crores तक पैसा ही नहीं रेज किया उन्होंने। रेयर रैबिट इज अ बूटस्ट्रैप बिजनेस टिल 450 crores, फिर पैसा रेज किया उसने। लाहौर इज अ बूटस्ट्रैप बिजनेस टिल 200 CR, फिर पैसा रेज किया उसने। फिर इतने लेवल के बाद जाने के बाद क्यों पैसा रेज करते हैं? नहीं, फिर उनके अलग रिक्वायरमेंट्स है कि मुझे बड़ा फैक्ट्री बनाना है, मुझे 100-200 करोड़ चाहिए वो फैक्ट्री के लिए। हर बिजनेस की अलग रिक्वायरमेंट होती है। कभी कोई बिजनेस है जो कभी पैसा नहीं लेते। मेरा एक दोस्त है, हिज नेम इज लॉकिक, ही रन्स अ ब्रांड कॉल्ड कोलंबियन ब्रू कॉफी। वो कभी पैसा नहीं रेज करना चाहता है। वो बोला मैं 30-40 करोड़ सेल्स करता हूँ, मैं 10 करोड़ प्रॉफिट करता हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। इंटेंशन नहीं है। ट्रू। अच्छा है मेरा बिजनेस, अच्छा चल रहा है, इट्स टॉप सेलिंग कॉफी ऑन Amazon, एयरलाइंस पे भी आ गया, क्यों चाहिए और पैसा? प्रॉफिट बनता है। अगर VC आएगा तो बोलेगा स्केल करो, प्रॉफिट कम करो, मुझे प्रॉफिट चाहिए, बिकॉज़ मेरी लाइफ ये प्रॉफिट से ही, क्योंकि VC फिर रेवेन्यू मल्टीपल्स देखता है। बट चलिए, अगर लेट्स से एक है केस इन पॉइंट कि अब फंड रेज करना है, तो उसके स्टेप्स क्या होने चाहिए? एक यंग फाउंडर है, उसको फंड रेज करना है, क्या करे? स्टेप 1 क्या करे? पिच डेक कैसे बनाए? हाँ, आपको पहले तो पिच डेक बनाना होगा, बट पिच डेक के लिए आपको
ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है मेरी, हम्म, और व्हाई डू आई हैव द राइट टू विन. हम्म, ऐसी स्पेस में बहुत से प्रॉब्लम्स है और उनके बहुत से सोल्यूशंस है, बट अर्जुन वेदा इज नॉट एन एरोनॉटिकल इंजीनियर, राइट? बट इन आयुर्वेदा अर्जुन वेदा हैड अ मैसिव राइट टू विन बिकॉज़ ऑफ फैमिली लेगेसी. एंड लाइक दैट यू कैन थिंक कि हर बिजनेस जो सक्सेसफुल है वो फाउंडर में एक चीज थी, एक गुण थी, एक स्किल थी, which allowed them to excel over the rest of the 100 business. हमारे देश में ये एक चीज है कि कोई सक्सेसफुल होगा तो 100 copycats भी आ सकते हैं, right? Because हमारे देश पूरी फ्री इकोनॉमी है, so you can launch in any space without any competition or without any barrier to entry as such. कोई स्टॉप नहीं करेगा आपको. मैंने अभी एक प्लांट्स की ब्रांड लॉन्च की तो आई कैन स्टॉप यू फ्रॉम लॉन्चिंग अ प्लांट्स बिजनेस, राइट? तो आपको प्रॉब्लम सोल्यूशन राइट टू आइडेंटिफाई करना होगा और फिर पिच डेक बनाना होगा वे यू आइडेंटिफाई कि मार्केट साइज क्या है, मेरे प्रोडक्ट्स क्या है, मेरा ट्रैक्शन क्या है, मेरे कस्टमर्स मेरे बारे में क्या बोलते हैं, मेरी अपॉर्चुनिटी क्या है, मेरा बिजनेस प्लान क्या बोलता है कि अगर आप मुझे 4 करोड़ देंगे अभी तो ये 4 करोड़ से मैं 2 करोड़ पर मंथ तक पहुंचूंगा कि 3 करोड़ पर मंथ तक पहुंचूंगा. जब मैं 3 करोड़ पर मंथ तक पहुंचूंगा तो इतनी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी आपके लिए. आपने 10 करोड़ पे इन्वेस्ट किए है और फिर मैं 3 करोड़ पर मंथ तक पहुंचूंगा तो 36 करोड़ का ARR है, फिर वो 100 करोड़ की वैल्यूएशन बन जाएगी तो आपका 10 करोड़ 10 टाइम्स हो जाएगा वैल्यू में. तो ऐसे आपको इन्वेस्टर को पूरा स्टोरी बताना होता है. आपका एक रूल है स्पेसिफिक पिच डेक को लेके, वो रूल क्या है? अभी क्या हुआ है ना संजय जी, पहले जब हम काम करते थे ना तो मैंने जब प्राइवेट इक्विटी में जॉब ली थी ना तो हम पिच डेक्स प्रिंट करते थे. अच्छा. और प्रिंट करके पढ़ते थे डिटेल में. अभी क्या होता है, इतनी कंपनीज हो गए, इतने स्टार्टअप्स हो गए, इतना रीच हो गया है कि रीच डेमोक्रेटिक है. एनीबडी कैन रीच अर्जुन वैद्य ऑन लिंक्डइन और इंस्टाग्राम और ईमेल और कॉल, और गूगल करो तो नंबर भी मिल जाता है, फोन भी करते हैं लोग. तो आजकल एक्चुअली इन्वेस्टर्स अपने पिच डेक्स अपने फोन पे पढ़ते हैं, व्हाट्सएप पे PDF खोलते हैं. सो इन दिस जनरेशन एक्चुअली वो 80 स्लाइड के, 90 स्लाइड के, 110 स्लाइड के अपेंडिक्स के साथ पिच डेक चलते नहीं है, जहाँ बहुत टेक्स्ट है, बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत ग्राफ्स है. तो आई हैव अ सिंपल प्रेजेंटेशन. व्हाट इज द सिंपल रूल, व्हाट इज द जॉब ऑफ अ पिच डेक? जॉब ऑफ पिच डेक ये है कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट पीक हो ताकि वो एक मीटिंग करे जी. तो दैट्स द जॉब, इट्स अ टीजर. तो मेरी रूल है 30-20-10. ओके. फॉन्ट साइज शुड बी मोर देन 30 ताकि इजीली पढ़ पाए. स्लाइड शुड बी लेस देन 20. ओके. जो भी आपको इन्फॉर्मेशन डालना है 20 स्लाइड से कम डालो एंड लीव आउट सम इन्फॉर्मेशन ताकि वो भी सोचे कि मैं क्वेश्चन भी पूछूं. एंड इन्वेस्टर शुड बी एबल टू रीड दैट पिच डेक फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन लेस देन 10 मिनट्स. अरे वाह. अगर आप ये फॉलो कर पाएंगे तो यू आर सेट. ग्रेट. मतलब ज्यादा टाइम मत लो, बड़ा बड़ा दिखाओ और कम इंफॉर्मेशन दो, मतलब जितना रेलेवेंट होता है इंफॉर्मेशन दो ताकि मीटिंग मिल जाए. करेक्ट. परफेक्ट. एंड यू नीड टू वो मीटिंग में आप सब डिटेल बता सकते हो, बट अगर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट पीक ही नहीं हुआ बिकॉज आपकी 80 स्लाइड की पिच डेक है और वो 10 स्लाइड्स पढ़ पाए कि 15 स्लाइड्स पढ़ पाए और आपकी मैसेज नहीं आई तो डूइंग अ डिससर्विस टू योर बिजनेस. अच्छा, क्या आज ये तरीका यूज किया जा सकता है यंग एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, क्योंकि आज वीडियो का जमाना है, रील्स का जमाना है, तो कैन दे शूट लाइक अ 2 minute क्विक वीडियो ऑफ देयर सेल्स और 1.5 minute रील? आई हैव सीन एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग पिच वीडियोस. आई हैव सीन कोई पिच वीडियोस जो रील स्टाइल आते हैं, कोई वीडियोस जो यूट्यूब वीडियो स्टाइल, एक्सप्लेनर वीडियो स्टाइल आते हैं, कोई पिच डेक्स जो लोगों ने एक ट्विटर थ्रेड बनाया है और उसमें से पिच डेक भी किया. लुक, आई थिंक as long as the information reaches me, I don't care how you do it. Okay. You do it in a video, you do it in pictures, you do it in Twitter thread. जैसे भी आपको लगता है आप ये इंफॉर्मेशन सबसे अच्छी तरह से मेरे सामने पेश कर सकते हो, आई एम ओके टू रीड इट एनीवे. गॉट इट. अब इस पे आते हैं कि मेरा पहला इन्वेस्टर मैं भेजूं किसको, मतलब कोई वेबसाइट है जहां पे मुझे सबका डेटा मिल सकता है, कहां से भेजूं, कौन करेक्ट है मेरे लिए, सो ऑल दैट होमवर्क हाउ डू आई डू? सर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो आपके पहले सेट ऑफ इन्वेस्टर्स है वो आपको नेक्स्ट लेग तक पहुंचा सकते हैं, राइट? तो आपको आपकी इंडस्ट्री पहले समझनी होगी, उसमें से कौन कौन से इन्वेस्टर्स अच्छे हैं. जैसे छोटे फंड्स भी रहेंगे और एंजल इन्वेस्टर्स भी रहेंगे. तो अगर आप स्पोर्ट्स में कर रहे हो बिजनेस तो आप कंज्यूमर सेक्टर में हो, तो आप कंज्यूमर सेक्टर में देखेंगे कि कौन से अच्छे बड़े एंजल्स हैं और कौन से अच्छे बड़े फंड्स हैं. ये कौन सी वेबसाइट से पता चल सकता है? ये आपको ट्रैक्शन से पता चल सकता है. आपको गूगल पे भी पता चलेगा. एंड नाउ विथ AI आप ChatGPT को भी पूछो, वो भी डेटा दे देंगे, राइट? तो ऐसा डेटा नॉन अवेलेबल नहीं है. आपको जस्ट इन द राइट प्लेसेस देखना होगा. फिर आप ये क्राउड सोर्सिंग से 50 नाम ढूंढ सकते हो.
ऐसे सॉफ्टवेयर और टूल्स भी है और लिंक्डइन भी है जहां आप कॉन्टैक्ट्स भी निकाल सकते हो, कि आप कनेक्ट भी कर सकते हो, और एटलीस्ट आप पहले 20-30 कॉन्वर्सेशंस कीजिए, बिकॉज 50 लोग में से 20 लोग रिस्पॉन्ड करेंगे कि 10 लोग रिस्पॉन्ड करेंगे डायरेक्टली, फिर आप कनेक्शन के थ्रू और 10-15 लोग से कनेक्ट कर सकते हो, और फिर वो 20-30 कॉन्वर्सेशंस करके आपको ये भी समझ आएगा कि एक्चुअली मेरे बिजनेस में दम है, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है, कि कुछ फीडबैक है, व्हाट इज ऑल दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर। सो ये हो गया, हमने पता कर लिया कि हमारे लिए बेस्ट कौन है, राइट कौन है। अब है ना इस बार में अब है ना इसमें मैंने एक चीज नोटिस की है कि कुछ लोग आते हैं कंसल्टेंट्स बनकर और कहते हैं कि एक काम करो, हम आपको सबके साथ कनेक्ट कर देंगे और ये कर देंगे, मैं अर्जुन भाई को जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, और आप मुझे 5% इक्विटी दे दो कंपनी में, आई विल गेट इट दैट फॉर यू। एंड एक नया फाउंडर जो होता है काफी गलेबल होता है, तो वो कहता है अरे हाँ यार मेरे लिए तो कुछ कर ही देगा, मैं इसको 5% दे देता हूँ। तो ऐसे इज इट राइट वे ऑफ अप्रोचिंग इट? और अगर मुझे किसी को इक्विटी देनी है स्वेट की या कंसल्टिंग की, तो कैसे देनी चाहिए? तो पहले तो ना सर, आप किसी को 5% दे देते हैं एंड दे सेड दे कैन ब्रिंग इन इन्वेस्टर्स, तो देयर इज अ वे टू डू इट ऑन सक्सेस फी। ओके, अगर वो बोल रहे हैं कि मैं 5 करोड़ कैपिटल आपके बिजनेस में ला सकता हूँ और उसके लिए मुझे 5% चाहिए, तो से आई डोंट माइंड गिविंग द 5%, गॉट इट। बट एट द कंप्लीशन ऑफ द 5 crores ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड हम ऐसे डॉक भी लिख सकते हैं जो अभी साइन कर सकते हैं कि अगर आपने 5 करोड़ लाए बिजनेस में, तो मैं आपको 5% दे दूंगा, कि मैं आपको 2% ऑफ द 5 crores इन फीस दे दूंगा, 10 लाख 20 लाख जो भी अमाउंट है, 3% 4%, वो आई डोंट माइंड रिवॉर्डिंग पीपल विद इक्विटी और विद कैश हु गिव मी रिजल्ट्स, बिकॉज फाइनली अगर लाइक लोग काम भी करते हैं फॉर समथिंग, राइट, फॉर रिकग्निशन और फॉर मनी और फॉर सम बेनिफिट। आई डोंट बिलीव के लोग फ्री में काम करते हैं, नहीं, बट बिना कोई काम करवाए प्रोमिसेस पे नहीं करना है। बट फाउंडर शुड बी स्मार्ट, कि अगर कोई आपको बोल रहा है कि कर सकते हैं, तो लेट देम प्रूव इट। इफ दे कैन एक्चुअली डू इट, अगर एक्चुअली कर पाएंगे कि 5 करोड़ ला सकते हैं आपकी कंपनी में, तो दे वुड बी ओके टू डू ऑन सक्सेसफुल बेसिस, व्हाई नॉट। गॉट इट। ओके, अब आता है, ठीक है, हमने फंड रेजिंग का पिच, और अगर आपने दिया 5%, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो यू टू लिव विद दैट पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। हाँ, फिर आप उसको निकाल नहीं सकते क्योंकि वो आपके इक्विटी टेबल पे आ चुका है, कैप टेबल पे आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, कि एक बार लेट्स से इन्वेस्टर ने ओके कर दिया कि भाई 50 करोड़ की वैल्यूएशन पे वो 5 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रहा है, 10% कंपनी का ले रहा है, तो उसके बाद के स्टेप्स क्या होते हैं? तो देन यू एंटर द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंटेशन, लीगल डॉक्यूमेंटेशन एक्सेट्रा। तो आपको पहले इन्वेस्टर को ये पूछना होगा, अगर कंपनी प्री लॉन्च है तो फिर इतना एक्टिविटी नहीं होगा, बट अगर कंपनी ने रेवेन्यू किया है तो फिर एक ड्यू डिलिजेंस होता है। ड्यू डिलिजेंस क्या होता है कि आपने कहा है कि मेरी 20 लाख पर मंथ की सेल्स है, और मेरी ये कॉस्ट है, और मेरी ये लाइसेंसेस है, और मेरी ये टीम है, और मेरे ये गाइडलाइंस मैंने फॉलो किए इंडस्ट्री के, मेरा प्रोडक्ट अप्रूव्ड है, एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दैट, राइट। तो बिफोर इन्वेस्टर पुट्स मनी, उनको ये भी पता करना होगा कि एक्चुअली जो आपने फिजिकली वर्बली कहा है, जो आपने एमआईएस दिया है, वो रियल है कि नहीं। तो वो ड्यू डिलिजेंस करते हैं, वो एडवाइजर्स को रख के ये क्रॉस वेरीफाई करते हैं, समझ गया, जो आपने बोला है वो सच है कि नहीं। एग्जैक्टली। एंड फाउंडर्स ड्यू डिलिजेंस से डरते हैं, बट एक्चुअली रियलिटी है कि इन्वेस्टर्स आर ओनली डूइंग टू वेरीफाई, राइट, और गुड इन्वेस्टर्स आर ओनली डूइंग टू वेरीफाई। ट्रू। तो ये ड्यू डिलिजेंस करते हैं, ड्यू डिलिजेंस पास होती है, इन मोस्ट केसेस पास होती है। अगर फाउंडर ने अगर फाउंडर झूठ बोल रहा है तो यू हैव अ इशू, अगर झूठ नहीं बोल रहे हैं और 95% ट्रूथ भी बोला, माय इन्वेस्टर टोल्ड मी, आप मुझे बोल रहे हैं कि आपकी 30 लाख पर मंथ की सेल है, अगर आपकी 25 लाख की भी सेल है, कि 27-28 लाख की भी सेल, आई हैव नो प्रॉब्लम। मतलब आपने अगर आपने 30 लाख बोला और एक्चुअली 10 लाख की सेल, तो आई हैव अ बिग प्रॉब्लम, राइट। And फिर you move into documentation, which is SHA and SSA. Okay. What is SHA? Shareholders agreement, and SSA share subscription agreement. Okay. ये दोनों agreements legal documents है जो company and you as promoter of company, you as director of company, you as CEO of company, and नए investors jointly get into this agreement so that they can invest in the company. उनका पैसा भी जा रहा है कंपनी में और वो शेयर्स भी ले रहे हैं आपके कंपनी के। तो फॉर दिस यू नीड अ लॉयर, दे ऑल्सो नीड अ लॉयर, एंड ये डॉक्यूमेंटेशन में नेगोशिएशन भी होता है, कितने राइट्स देने हैं, कितने अप्रूवल्स उनसे लेने हैं, अप्रूवल्स लेने हैं कि नहीं लेने हैं, उनका स्टेक क्या होगा, उसकी वजह से उनकी बोर्ड सीट होगी कि नहीं होगी, बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन कैसी होगी, ऑल ऑफ दीस थिंग्स नीड टू बी पुट टुगेदर। गॉट इट। तो मतलब ये पूरा एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को जनरली कितना टाइम लग जाता है अगर एक व्यक्ति चाहे कि मैं फंड रेजिंग करूं तो? आई थिंक फ्रॉम द टर्म शीट एनीवेयर बिटवीन 45 days to 90 days में ये पूरा प्रोसेस, ड्यू डिलिजेंस प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस वायरिंग प्लस
जो CS का भी एक्टिविटी होता है, वो SH फॉर फाइलिंग एंड पास फॉर फाइलिंग एंड ऑल, आपके इन्वेस्टमेंट के बाद MGT फाइलिंग एक्सेट्रा ऑल ऑफ दैट 45 to 90 डेज में हो जाता है। मतलब 2-3 महीने में ये 1.5 to 3 months। 1.5 to 3 months में ये हो जाता अगर बहुत बड़ी डील है तो मे बी 4 महीने 5 महीने लग गए। है। 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, ऐसी बड़ी इन्वेस्टमेंट। तो फिर हो सकता है ड्यू डिलिजेंस में शुरू में हाँ। थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए। अब लाइफ क्या बदलेगी जब मैं आपके लेट से आप ही थे तो आपने फंडिंग ली, तो क्या लाइफ चेंज हुई? सर एक्चुअली लोग को ये लगता है कि जब फंडिंग आती है तो उनकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस होती है, राइट? बट एक्चुअली जो 20 करोड़ आई है वो आपकी जेब में नहीं आई है, वो कंपनी के अकाउंट में आई है। तो द स्कैरियस्ट थिंग फॉर मी इज कि मैंने 20 करोड़ कोई कंपनी में डाली है, फाउंडर की सैलरी अभी 1 लाख पर मंथ थी, 3 लाख पर मंथ हुई है कि 4 लाख पर मंथ हुई है, और 3 महीने बाद फाउंडर ने मर्सिडीज ले लिया। दैट इज स्कैरी फॉर मी, राइट, एज एन इन्वेस्टर, बिकॉज फिर उसका टेंशन सही जगह नहीं है। बिकॉज प्राइमरी और सेकेंडरी में बहुत फर्क है। व्हाट इज प्राइमरी? प्राइमरी इज जब इन्वेस्टर पैसा डालता है और वो कंपनी में जाता है, दैट इज प्राइमरी। व्हाट इज सेकेंडरी? जब इन्वेस्टर किसी और इन्वेस्टर के किसी और शेयरहोल्डर के शेयर्स खरीदते हैं। जब प्राइमरी होता है तो कंपनी में पैसा जाता है, जब सेकेंडरी होता है तो किसी और के हाथ में पैसा आता है। तो अगर आपने सेकेंडरी ट्रांजैक्शन किया एज अ फाउंडर और आपको 20 करोड़ कैश में मिला है तो ठीक है, इफ यू बाय मर्सिडीज गुड। बट अगर 20 करोड़ अपनी कंपनी में आए, आपकी सैलरी 3 लाख पर मंथ है और आपने 3 महीने बाद मर्सिडीज लिया है, तो फिर देयर आर क्वेश्चंस, रेड फ्लैग होगा कि भाई कैसे ले लिया आपने, कहाँ से पैसे यूज किए एक्सेट्रा। अच्छा, अब हम आते हैं कि एक व्यक्ति ने एक बिजनेस बनाना चालू किया, धीरे धीरे बिजनेस बनाया, शुरू में 30 लाख 40 लाख रुपए महीना, फिर 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, एंड देन यू टॉक अबाउट दैट 100 करोड़ ARR। तो एक एंटरप्रेन्योर का चैलेंजेस, बिहेवियर, उसका क्या कहते हैं, बिजनेस को देखने का नजरिया, एक 25-30 करोड़ के रेवेन्यू बिजनेस में क्या होता है, 30 से 100 में क्या होता है, 100 प्लस में क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं? आई थिंक 0 से जब आप 20-30 करोड़ पे पहुंचते हो तो बहुत बड़ी चेंज होती है, बिकॉज फिर आपको लगता है कि एक्चुअली मेरे बिजनेस में कुछ दम है, कस्टमर्स एक्चुअली है। फिर 20 से 30 से 40 से 50 में इतना फर्क नहीं होता है। फिर जब 100 करोड़ क्रॉस होता है ना, हमारे देश में ये 100 करोड़ एक बहुत बड़ा मेंटल माइलस्टोन है, एक बहुत बड़ा नंबर है, एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। तो 100 करोड़ जब पार होती है तो आपको लगता है अभी मैं बड़ा ब्रांड बन गया हूँ। बट जो 100 करोड़ की मीनिंग थी मेरे टाइम में और जो अब है वो बहुत अलग है, बिकॉज अभी ब्रांड 100 करोड़ इजिली पहुंच जाते हैं, इजिली क्रॉस करते हैं। बट फिर भी मेरे लिए अगर एक ब्रांड 100 करोड़ क्रॉस करता है तो मेरी तो बहुत बड़ी चीज है। बट एक एंटरप्रेन्योर के बिहेवियर में, लाइफ में, एज अ बिजनेसमैन उसके चैलेंजेस में क्या चेंज आ जाता है जब वो, हाँ देखो, जब आप 0 पे है ना तो आपको सेल सॉल्व करना होता है, किसी को आपके साथ काम भी नहीं करना है, तो आपको वो भी सॉल्व करना पड़ता है कि विल पीपल वर्क विद मी। आपको ब्रांड को भी प्रोडक्ट मार्केट फिट करवाना है, आपके पास बजट्स भी नहीं है। फिर आप 20-30 करोड़ तक पहुंचते हैं तो आपको ये लगता है कि मुझे काइंड ऑफ पता है कि लाइक ये चल रहा है, बट मेरे सामने बहुत बड़े बड़े कंपेटिटर्स हैं, राइट? और उनके सामने मैं कैसे compete करूं, मैं ऐड कैसे करूं, मैं कभी लाइफ में ब्रांड एम्बेसडर ले पाऊंगा कि नहीं मुझे पता नहीं। जब 100 करोड़ क्रॉस होता है तो आप ब्रांड बन गए हो। फिर यू हैव टू फिगर आउट कि मैं मार्केट शेयर कैसे मेंटेन कर सकता हूँ, अभी मैं 100 से 200 कैसे पहुंच सकता हूँ, मैं नई कैटेगरीज कैसे लॉन्च कर सकता हूँ। जो कंपेटिटर्स आ रहे हैं, हाउ डू आई फेंड देम ऑफ आल्सो, बिकॉज नाउ आई एम नॉट लुकिंग एट द कंपेटिटर्स, आई बिकम द कंपटीशन। राइट। तो हर कंपनी की जर्नी में कंपनी अलग अलग स्टेज पे पहुंचते हैं, और अलग अलग स्टेजेस पे जब वो पहुंचते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी बिहेवियर, उनकी टीम भी बदलती है, राइट? जब आप स्टार्ट करते हो तो आपके टीम में जस्ट जर्नलिस्ट रहते हैं जो सब कुछ सॉल्व करते हैं, बट जब आप 100 करोड़ के हो जाते हो तो आपको CFO भी होगा, राइट, आपका CMO भी होगा, आपका CEO भी होगा, आपका कस्टमर सर्विस हेड भी होगा। तो फिर कंपनी थोड़ी स्ट्रक्चर्ड हो जाती है, फंक्शंस अलग अलग हो जाते हैं, और फिर CEO सब कुछ नहीं देखता है। एंटरप्रेन्योर जब स्टार्ट करते हैं वो सब कुछ करता है, बट एज अ कंपनी स्केल्स द एंटरप्रेन्योर हैज टू हैव द एबिलिटी टू लेट गो आल्सो। ये एक टर्म यूज होता है को-फाउंडर, मतलब जब एक व्यक्ति स्टार्ट करता है तो या तो उसी टाइम को-फाउंडर लेता है, या धीरे धीरे जब बिजनेस में आगे बढ़ता है तो को-फाउंडर लेता है। तो ये को-फाउंडर चुनते हुए किन चीजों का ध्यान रखें, कैसे सिलेक्ट करें? सर आई थिंक इट्स द हार्डेस्ट डिसीजन यू कैन टेक। Also, I think it's the worst thing when people come to me and say, sir, can you help me find a co-founder? I cannot help you find a co-founder, because I can't tell you to work with someone who you don't know. Because आज सब अच्छा चल रहा है, हनीमून पीरियड चल रहा है, 6 महीने बाद जब आपकी झगड़ा होता है, जब आपका झगड़ा होता है उनके साथ, because you guys don't get along, nobody on the outside can help you solve that problem. And by the way, आपने 30% कंपनी उनको दे दिया, तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो।
So I think co-founder is the toughest, biggest choice that anyone makes, number one. And number two, when you make that choice, right? When you make that big choice, it's very, very crucial that you pick someone you know well. बचपन का दोस्त है, स्कूल का दोस्त है, कॉलेज का दोस्त है, आपने काम साथ में 10 साल किया है, यू नो दैट पर्सन के टफ टाइम भी आ जाएंगे तो हाउ डज दैट पर्सन बिहेव. बट देखिए काफी लोग को फाउंडर सिलेक्ट करते हैं बेसिस वो किसी इवेंट पे गए तो वहां मिल गए, तो ये टेक जानता था, मैं मार्केटिंग जानता था, प्रोडक्ट अच्छा निकाला, कर लिया. एंड सर आई एम टेलिंग यू, ये कोविड में सब मिले ऐसे, और कोविड के बाद 3 साल बाद 2 साल बाद मोर देन हाफ ऑफ दोज को फाउंडर रिलेशनशिप आर ब्रोकन. और कंपनी में 20% डेड इक्विटी है, कैसे निकालना है, कैसे बाय बैक करना है, बिकॉज इन गुड टाइम्स एवरीबडी इज हैप्पी, बट जब टफ टाइम्स आते हैं तो हाउ डज ईच पर्सन रिएक्ट इज क्रूशियल, एंड वहां बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं. तो आपने ऐसे कोई केसेस देखे हैं, मतलब बहुत केसेस देखे. फॉर एग्जांपल आप ब्रांड का नाम ना लें, मतलब यू कैन टॉक अबाउट अ जॉनर ऑफ बिजनेस. एक बंदा बहुत पैशनेट था अबाउट सम प्रॉब्लम इन एग्री, उसने स्टार्ट किया, वीसीज ने बोला कि आप को फाउंडर किसी को लाना, वो कोई बड़े कंसल्टिंग फर्म से थे, तो उसने अपने एक दोस्त को कन्विंस किया जो कंसल्टिंग के बैकग्राउंड से था कि आप भी ज्वाइन कर लो. मार्केट अच्छी थी, पैसा रेज हो रहा था, तो उसने ज्वाइन कर लिया, 20-30% दे दिया उनको. फिर मार्केट डाउन हो गई, बिजनेस टफ हो गया, पैसा नहीं रेज हो रहा था, वो बंदा निकल गया बिजनेस से. जो ओरिजिनल फाउंडर था, जो पैशनेट था प्रॉब्लम से, वो तो बोला मैं फाइट करने को तैयार हूँ, पर मेरे अभी 20%, इसका मैं क्या करूं? हाउ डू आई रिमूव फ्रॉम द कंपनी, हाउ डू आई बाय बैक द इक्विटी? और फिर जब को-फाउंडर स्प्लिट होता है तो झगड़ा होता है, तो दे डोंट टॉक टू ईच अदर वेरी वेल. तो ऐसे केसेस आपने देखे हैं जहां पे बहुत बार देखे हैं सर, इट्स अ बिग प्रॉब्लम. कंपनीज अटक भी जा सकते हैं, बिकॉज अर्ली स्टेज कंपनी है, तो कौन 20 करोड़ देगा उसको निकालने के लिए? उसको 20 करोड़ क्यों चाहिए? उसने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं क्यों दूंगा? बट फिर जब नया इन्वेस्टर आया तो बोले वो बंदा 20% ओन करता है और आप मुझे 10% दे रहे हो और वो कुछ नहीं कर रहा है और मैं पैसा डाल रहा हूं, सो देन हाउ डू टेक द कंपनी फॉरवर्ड? तो मतलब ये वाले इतने बड़े बड़े कंसर्न्स आ सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं. ओके, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब एज बैड एज गेटिंग द बिजनेस एज बैड एज कुड गेट द बिजनेस ओवर. ओह ओके. अगर हम देखें हमारे पूरे D2C लैंडस्केप को, तो आपको क्या लगता है, आउट ऑफ इफ देयर आर 100 कंपनीज इन D2C, how many are doing, let's say, 0 to 20 crores? How many are doing 20 to 100 crores? How many are 100 crore plus? Sir, I would say less than 10% are 100 crore plus. Oh, अच्छा. हमारे देश में बहुत छोटे बिजनेसेस हैं. ओके. और सबसे बड़ा रेंज किसमें होगा? 0 to 20 crores. 0 to 20 crores में हाईएस्ट. तो अगर एक व्यक्ति आज 25-30 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, तो कैन वी सेफली से ही इज ऑलरेडी graduated. They have graduated 15 to 20% in the top 15 to 20%. वाओ वाओ. तो अगर 2 करोड़ रुपए महीना कर रहे हो तो यू आर इन अ गुड, you are in a good space. ओके. एंड द टॉप 1% वुड बी 500 करोड़ के ऊपर, 500 करोड़ से ऊपर, 500 करोड़ से ऊपर जो टॉप 1%. ओके. अभी जो हमने कैटेगरीज की सारी बात करी, आज का D2C लैंडस्केप किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा जो है फोकस्ड है? I think biggest categories आज के D2C लैंडस्केप में would be food, okay, fashion and beauty personal care. ठीक. सबसे बड़े ब्रांड्स ये 3 कैटेगरीज में बने हैं अब तक. D2C में 5 बड़े नाम हैं जो शार्क टैंक में आके बैठते हैं. ठीक है, यू हैव लेंसकार्ट, यू हैव बोट, यू हैव शादी.com. शादी, आई डोंट नो वेदर शादी.com यू कॉल D2C, नॉट शुगर हो गया, एंड देन मामाअर्थ एट वन पॉइंट था. आज अगर कोई स्टार्ट करता है इन स्पेसेस में, एंड लेंसकार्ट तो अब लिस्ट भी हो गया, वेरी सिग्निफिकेंट वैल्यूएशन, डू यू थिंक दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अनदर लेंसकार्ट? सर लेंसकार्ट बहुत टफ है. आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लेंसकार्ट बिकॉज उन्होंने ग्राउंड अप बिजनेस बनाया, उन्होंने बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग बनाया, रिटेल एक्सपीरियंस बनाया, ऑनलाइन वर्चुअल ट्राई ऑन एक्सपीरियंस बनाया. लेंसकार्ट हैज बिल्ट थिंग्स दैट नोबडी एल्स हैज बिल्ट. बड़े फैक्ट्री बनाए, लेंस के फैक्ट्री बनाए, सब्सक्रिप्शन एक्सपीरियंस बनाया, इतनी ट्रेनिंग्स किए हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग्स किए हैं, तो लेंसकार्ट इज अ हार्ड कंपनी टू रीबिल्ड. बट व्हाट अबाउट द अदर्स लाइक बोट, शुगर, मामा? ये बन सकते हैं, ये बन सकते हैं. मैंने बोला कि मामाअर्थ वापस नहीं बनेगा, बिकॉज अभी जो ब्यूटी पर्सनल केयर कंपनी वो स्पेशलिस्ट बनेंगे. मामाअर्थ बन गया, बट अभी मिनिमलिस्ट बिक गया 3000 करोड़ के लिए. मिनिमलिस्ट स्पेशलिस्ट कंपनी, राइट? क्या एक फाउंडर जब बिजनेस में घुसता है D2C में, शुड ही फोकस ऑन कि यार एक जरा 25-30 करोड़ रुपए बनाते हैं, 100 करोड़ में एग्जिट करते हैं, या ही शुड कम फोकस ऑन कि चल बिजनेस बनाते रहते ऑल दिस इज एंसिलरी? सर आई थिंक बोथ आर ग्रेट ऑप्शंस. इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. अगर आप 25-30 करोड़ सेल 2-3-4 साल में बना दिए और आपको 100 करोड़ कैश में मिला और वो आपकी लाइफ की एस्पिरेशन है, तो व्हाट्स द बिग डील? मैंने वो किया है. और ऐसे फाउंडर्स हैं जिनको IPO भी करना है,
तो ये उनका choice वेरी है। वेरी पर्सनल, इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस। वेरी पर्सनल चॉइस। इसमें किसी को हमें जजमेंट के मूड उससे नहीं देखना चाहिए कि क्या वो कर रहा है क्या नहीं। नहीं, there's absolutely no judgment हम्म, because everybody's aspiration in life is different. different, हाँ। मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, आई वोंट टॉक अबाउट द नेम ऑफ द कंपनी। फाउंडर को 250 करोड़ की एक्विजिशन की डील मिली थी। ही ओन्ड लाइक 30% ऑफ द बिजनेस। वो कुछ 70-80 करोड़ बना सकता था। ही वाज लेस देन 30 इयर्स ओल्ड। ही सेड सर मुझे 1000 करोड़ की एस्पिरेशन है, उसके नीचे मुझे नहीं बेचना है। फिर कंपनी नीचे गया। देन वी मेट 3 इयर्स लेटर। आई टोल्ड हिम भाई याद है जब वो एक्विजिशन ऑफर आई थी? ही सेड हाँ पर मुझे 1000 करोड़ का बनाना है। और फिर वापस कंपनी चलने लगा। तो ठीक है। तो इट्स लाइक साइक्लिकल था तो। बट ही वाज विलिंग टू टेक द रिस्क ना। आई टोल्ड हिम, ही कॉल्ड मी एंड ही सेड आप मेरे जगह होते तो आप क्या करते? ऐसे मैं बेच देता बिकॉज आई वांट टू सिक्योर द आउटकम। श्योर, आई डोंट नो टुमारो व्हाट विल हैपन। ही सेड नहीं, आई एम विलिंग टू रोल द डाइस। गॉट इट। इतने पैसे के मैं क्या करूंगा एनीवेज। बढ़िया। तो सर अब हम चलते हैं एंड की तरफ, ठीक है? आपके 3 सबसे बढ़िया एक्सपीरियंसेस इन इन्वेस्टिंग इन D2C एंड 3 सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंसेस इन इन्वेस्टिंग इन D2C। आई थिंक some of the best experience I would say is मैंने कुकू एफएम में इन्वेस्ट की थी। इट्स नॉट एग्जैक्टली D2C, इट्स अ कंज्यूमर बिजनेस। बट मुझे 2 चीज बहुत अच्छे लगे। पहले तो कंपनी वेंट 200 टाइम्स सिंस आई इन्वेस्टेड। वाओ। एंड कन्विंस्ड भारत कस्टमर्स टू पे फॉर कंटेंट। लोग बोलते थे कि तमिल, मराठी, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, गुजराती में लोग पे नहीं करेंगे, बट पे कर रहे हैं और सीरियसली पे कर रहे हैं। राइट। इट्स अ वेरी लार्ज कंपनी नाउ। एंड सेकंड सर, कंपनी इतनी बड़ी भी हो गई ना, मैं फाउंडर की शादी में गया था, इतना सिंपल था। एलसी ना, एलसी बिस्कुट, हाँ। राइट? हाँ। नहीं, विनोद की शादी थी अभी। अच्छा, ओके, दुक्कू फाउंडर। इट्स लाइक सक्सेस हैज नॉट चेंज्ड देम। एंड वो शादी में बीसू के साथ बात करता, उन्होंने 50 मिलियन 2 हफ्ते पहले रेज किए थे। तो मैंने बीसू को बोला कि यार तूने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है? इसे नहीं करना है सर, मुझे नहीं करना। ऐसे क्यों? ही सेड आई सेंड दिस टू माय पीआर पर्सन। उसकी टीम में एक बंदा है जो पीआर देखता है। सो ही सेंट अ बुक क्लिपिंग टू हिम एंड ही सेड it's been proven in Wall Street that the companies that win the most awards and are the most public are the worst performing companies. तो मुझे ये सब नहीं करना है और मेरे से कभी इंटरव्यू मत करवा, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, राइट? सो आई फेल्ट दैट these kind of founders deserve it. फ्लाई अंडर द रडार वाला। नहीं, सिंपल लोग हैं सिंपल। और उनको इतनी अच्छी आउटकम मिलने वाली है। आई एम हैप्पी फॉर दैट। दैट्स वन। सेकंड इज GoZero is special to me because I closed the term sheet for GoZero the weekend my daughter was born. Oh, so sweet. तो GoZero हमारा इन्वेस्टमेंट इज एज ओल्ड एज माई डॉटर। वाह। एंड कंपनी बहुत अच्छी हो गई है। 25 लाख पर मंथ कर रही थी जब हमने इन्वेस्ट किया। अभी 8 करोड़ से ज्यादा पर मंथ है उनका सेल। एंड इंडिया इज ईटिंग बेटर आइसक्रीम, लो कैल, जीरो शुगर, विच वी जस्ट एट। तो वो सेकंड जर्नी है जो बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। और तीसरी एक्सपीरियंस आई वुड से यार, मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था कॉल्ड Zippy. Zippy इज अ लॉजिस्टिक्स कंपनी, राइट? मेरी थीसिस ये थी कि अगर D2C ग्रो होगा ना तो D2C के एनेबलर्स भी ग्रो होंगे। ये बंदे मैंने इन्वेस्ट किया जब वो 5 लाख पर मंथ कर रहा था। मैं उसके ऑफिस में गया था लास्ट वीक इन दिल्ली। वो अभी 8.5 CR करता है, 4 साल में 170x। बट व्हाट आई लाइक अबाउट द इन्वेस्टमेंट इज हाउ उसने ग्रो किया, उसने एक्सपैंड किया। 2 चीज, पहले तो बंदा बहुत चेंज हुआ। बच्चा था जब मैंने इन्वेस्ट किया, 25 साल का बच्चा था, अभी इतना मैच्योर बंदा है। और दूसरा, जब भी आज भी वो 8.5 करोड़ करता है और मैंने बोला कि ये कस्टमर का कोई इशू है, जस्ट लुक आउट फॉर इट, वो नेक्स्ट डे उनके ऑफिस में पहुंच के मुझे कॉल करता है, आपने ये बोला था ये इशू था। मैं कस्टमर के ऑफिस में किरण के ऑफिस में पहुंच गया। किरण मुझे बोल रहा था ये सर्विस अच्छा नहीं है, आपका पोर्टफोलियो कम नहीं है, ये बोले। नेक्स्ट डे वो पहुंच गया, दिल्ली से आ गया, अंधेरी ऑफिस में बैठा एंड ही सेड अर्जुन मैं किरण भाई के साथ बैठा हूँ, सब इशू सॉर्टेड हो गए। वेरी नाइस। दैट इज अ रियल एंटरप्रेन्योर। तो ये 3 अच्छे एक्सपीरियंस थे। बुरे एक्सपीरियंस आई वुड से नथिंग ऑन द फाउंडर्स। एक तो था कि मैंने इन्वेस्ट किया और फिर कोई फिनटेक प्रोडक्ट में था कि इट वाज अ रिंग विच यू कुड यूज एज अ क्रेडिट कार्ड फॉर इन्फ्लुएंसर्स, ये वो व्हाटएवर। 1 साल में फाउंडर ने कंपनी बंद की बिकॉज RBI मेड इट इलीगल और हमें 80% पैसा वापस मिल गया। तो दैट वाज एक्सपीरियंस दैट टॉट मी कि अगर आपको फिनटेक समझ नहीं आता है तो आप इन्वेस्ट ही मत करो। हाँ। क्यों करना है, पता ही नहीं है। सेकंड, मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट की थी जहां वैल्यूएशन नेक्स्ट राउंड एक बहुत हाई वैल्यूएशन पे हुआ, which was more than 18 times sales, which was not warranted according to me. But ठीक है, हुआ, पेपर पे हमने बहुत पैसा बनाया
But reality में founder could never grow into that valuation and the company shut down. Oh. So that's an experience कि आपका paper valuation doesn't mean आपका पैसा हो गया है. Hmm. You have to give that investor back that valuation plus more. Hmm. Right? So that was a lot of pressure on the founder, which was a mistake that everybody made, including the founder. And तीसरा चीज सर, एक स्पेसिफिक कंपनी के बारे में नहीं बात करना चाहता हूँ, बट हमारे स्टार्टअप स्पेस में ना ऐसे हॉट कंपनीज हो जाते हैं ना, सब वीसीज देख रहे हैं, सबको पैसा डालना है, सबको ये करना है, सबको वो करना है, फिर लोग भूल जाते हैं कि एक्चुअली बिजनेस क्या है. सब डाल रहे हैं, अच्छा है, सब बोल रहे हैं अच्छा है, फाउंडर अच्छा है, इसका बैकग्राउंड ये है वो है, then you forget what the business is. And a lot of times I've lost money on those companies. बीच में एक ऐसी रियल एस्टेट कंपनी भी आई थी जिनका IIT फाउंडर था, फिर बाद में housing.com बहुत परेशानी हुई. मतलब FOMO is not only at the retail level, it's at the VC level also. Okay, one thing you could change in this entire journey of yours. मैं कॉलेज में था ना सर, तो मैंने एक कंप्यूटर साइंस की क्लास ली थी, पर बहुत हार्ड था, तो मैंने ड्रॉप आउट किया था वो क्लास से यूएस में. Okay. I would take that computer science class. Just because so that you could understand tech better? Or? It made my life as a founder of a D2C brand much easier. Got it. Coding, website, कैसे बनाना है, समझ आता था मुझे. Top 3 skills you need to have once you become a D2C founder, मतलब to become a D2C founder. Grit, resilience and fighting through tough times. मतलब तीनों में skill नहीं बताया, अपने attitude बताया. Basically, it's game of more of attitude you can learn easily. That's what you're saying? कितना टाइम टिक पाओगे? Because एक दिन तो सक्सेस आ जाएगी. ये लास्ट मैन स्टैंडिंग वाला गेम है. AI से आप क्या मेजर चेंजेस देख रहे हो अभी D2C वर्ल्ड में? कंटेंट इज बिकम मच इजियर. ओके. फोटोशूट्स ऑल AI बन जाते हैं. फिर सप्लाई चेन प्लानिंग इज बिकम मच इजियर. स्क्रिप्ट राइटिंग इज सो मच इजियर नाउ. आई थिंक लॉट्स ऑफ चेंजेस. R&D प्लानिंग भी लोग ऐसे कर सकते हैं. इन्वेंट्री प्लानिंग भी लोग AI से कर सकते हैं. Customer retention marketing, personalization through AI is also very nice. You have made 150 investments. What would be your next 50 investments? वो ही करता रहूंगा मैं सर. मैंने आपको बताया कि जहां मैंने इन्वेस्ट किया, जहां मुझे इंडस्ट्री और बिजनेस नहीं समझ आई है ना, और तुक्का लगाया, पैसा नहीं बनाया, तो I'll continue investing in the Indian consumer story because that's the only thing I know. तो AI may be hot, but मुझे इतना पता नहीं है. EVs में मुझे इतना पता नहीं है, तो मैं क्या करूं सर? तो तुक्का नहीं, तरीका बहुत जरूरी है. हम भी अर्ली स्टेज में तुक्का ही लेते हैं, एक तरह के तुक्का ही लेते हैं, बट इट्स एजुकेटेड गेस. And you have an experience of those educated guesses. One investor you personally क्या कहते हैं, really like in this space, कि जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया as an investor? Two, I think, for me. Sure. Kawaljeet Singh of Fireside Ventures. Okay. And Manu Chandra of Source VC. I look up to them a lot. Good. And 2 founders whom you think have cracked D2C like no other? Aman Gupta on the marketing side, for sure. Just absolutely outstanding. And execution side, I would say Supam Maheshwari. First Cry. Great. Thank you so much. Thank you, sir. Arjun, thank you so much for doing this. And I think मजा आया. हाँ, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने एक बिजनेस हमारे सामने हमारी ऑडियंस के लिए बनाया है. We broke it down. Yeah. And मुझे लगता है कि आज का एपिसोड अगर कोई सिंसियरली पढ़े, समझे, देखे, लिखे उसके नोट्स, तो they can easily start with only 10 lakh rupees you have mentioned. 5 to 10 lakh rupees. 5 to 10 lakh Small capital, you can start a D2C business. And India is a big space. बहुत बड़ा जगह. Hopefully एपिसोड देख के हम और इतने फाउंडर्स देखे जो D2C ब्रांड स्टार्ट करे, तो हमने अच्छा काम किया है. एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा. I have not mentioned this to you during our normal conversation. Can we give a Google form for somebody to pitch their idea to you? Absolutely. ठीक है. I'll give you another cooler idea. Okay. मैंने अभी एक चीज लॉन्च किया है called Pickle and Pitch. Okay. Founders can come play a game of pickleball with me and pitch their business. Beautiful. उसका गूगल फॉर्म का लिंक मैं आपको भेजता हूँ. मैं 6 शहरों में जाने वाला हूँ. Very nice. Over the next 6 months. ठीक है. Hopefully I'll come to your city. If I'm not, you can travel down and Yes. we'll do it. Perfect. So अब मैं डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दूंगा, उस फॉर्म को आप भर दीजिए. और अगर अर्जुन सर की टीम को लगा कि आपकी जो बेसिक पिच है वो गुड इनफ है कि आप उनके साथ पिकल बॉल खेल सके, तो आप उनके साथ पिकल बॉल खेलते हुए पिच कर सकते हैं. एंड जनरली व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट टिकट साइज देयर? क्या इन्वेस्ट करने का देख रहे हैं? It could be anything. इट कुड बी एनीथिंग. ओके. ओह ग्रेट भाई, करोड़ों रुपए मिल सकते हैं. थोड़ा सा बल्ला घुमाना सीख लो. थैंक यू सो मच अर्जुन. Thank you. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस टू अस. Pleasure. एंड आई एम श्योर पीपल विल लव दिस. Thank you. थैंक यू.
तो गाइस अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो यानी एपिसोड आपने पूरा देखा है। आपकी की लर्निंग्स क्या रही हैं वो बताइए। आप कौन से सेक्टर में D2C ब्रांड खोलेंगे ये सब सुनने के बाद वो भी मुझे जरूर बता देना। फॉर्म की लिंक दिया हुआ है, वो भर के आप डॉक्टर अर्जुन वैद्य से मिल भी सकते हैं, उनके साथ पिकल बॉल खेल सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना, एटलीस्ट 10 दोस्तों को जरूर भेज देना ताकि वो भी D2C ब्रांड बना सके। हम अपने पॉडकास्ट में क्या इंप्रूव कर सकते हैं जरूर बताइएगा। और किस गेस्ट को देखना चाहते हैं उसके लिए गेस्ट फॉर्म है, वो भर दीजिएगा ताकि हम उनको भी आपके बिहाफ पे इन्वाइट कर सके। बहुत मेहनत लगती है इसलिए सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद, जय भारत।